नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 341, स्वच्छ जल फव्वारा। क्या ये श्वेत आत्मा, दिव्य सर्प और स्वर्गीय ताराकृमि के दांतों से परिष्कृत एक सामान्य उजाड़ अस्थि अवशेष नहीं है? यीयून ने चमकते हुए अस्थि अवशेष को अपने हाथ में लिया और उसकी जांच करते हुए लुओहुआ एर से अपने संदेह दूर करने के लिए कहा। लुओहुआ एर एक पल के लिए अचंभित रह गई। ये क्या, तुम इसे यूं ही पहचान सकती हो? हालांकि लुओहुआ एर जानती थी कि यीयून को निर्जन स्वर तकनीक में असाधारण प्रतिभा प्राप्त थी, लेकिन उसकी प्रतिभा हमेशा ऊर्जा निष्कर्षण में ही रही थी। उसने ऊर्जा की पहचान करने में उसकी प्रतिभा कभी नहीं देखी थी। ऊर्जा की पहचान करना आसान नहीं था क्योंकि इसके लिए अत्यधिक अनुभव की आवश्यकता थी। कई उत्कृष्ट निर्जन स्वर गुरु, जिन्होंने दशकों से लेकर एक सदी तक अध्ययन किया हो, शायद हर अवशेष में प्रयुक्त सामग्री की पूरी पहचान न कर पाएं। इसके विपरीत यीयून ने निर्जन स्वर तकनीक का अध्ययन कितने समय तक किया था और उन्होंने दिव्य वनवास में लंबा समय बिताया था, तो वे अपनी निर्जन स्वर तकनीक का अभ्यास कैसे कर सकते थे? लुओहुआ के हाथों में मौजूद निर्जन अस्थि अवशेष विभिन्न सामग्रियों के मिश्रण से बना था, फिर भी यीयून ने उन्हें सटीक रूप से पहचानने में कामयाबी हासिल की थी। यीयून द्वारा असली कच्चे माल की पहचान कर लेने के बाद लुओहुआ एर अब और झूठ नहीं बोल सकी। यीयून को अभी भी संदेह और झिझक में देखकर लुओहुआ एर शर्मिंदगी से गुस्से में आ गई और बोली, तुम्हारे मन में इतने सारे बेतुके सवाल क्यों हैं? क्या तुम इसे खाना चाहते हो या नहीं? यीयून अवाक रह गया। यह एक गंभीर मामला था। उसने मुरोंगफी की चुनौती स्वीकार कर ली थी और अगर कुछ भी गलत हुआ तो परिणाम भयावह होगा। लेकिन उसके हाथ में मौजूद साधारण वीरान हड्डी का अवशेष शक्ति वापस ला सकता है। भूत भी इस पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन इस समय यीयून के पास इसे अंतिम उपाय के रूप में आजमाने का ही विकल्प था। वह केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि लुओहुआ उसके साथ कोई शरारत न कर रही हो। अगर वह इस समय ऐसी कोई शरारत करती तो वह बहुत ही दुष्ट होती। यीयून ने अपने हाथ में मौजूद अवशेष को निगल लिया। ये देखकर कि अवशेष को निगलने के बाद भी यीयून के चेहरे पर मजाक करना बंद करो का भाव बना हुआ था, लुओहुआ एर के पास खुद को सही ठहराने का कोई तरीका नहीं था। परिस्थिति इतनी अचानक उत्पन्न हुई थी कि उसे इसे छिपाने का कोई अच्छा तरीका नहीं सूझा था। लेकिन और सोचने पर उसे लगा कि इसे छिपाना असंभव है। इस पर लुओहुआ का चेहरा गंभीर हो गया और उसने धमकी भरे लहजे में कहा, बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। आगे जो भी हो, किसी को मत बताना। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुमने अपनी ताकत कैसे वापस पाई, तो बस इतना कह देना कि इस महिला ने तुम्हें एक खास दवा दी थी। लुओहुआ एक विशेष पृष्ठभूमि से आई थी। उम्मीद थी कि अगर इसे इस तरह से समझाया जाए तो किसी को कोई संदेह नहीं होगा। उस समय उसके परिवार ने ताया दिव्य राज्य के पास एक व्यक्ति को नियुक्त किया था और फिर उसे ताया दिव्य नगर भेज दिया था। उसे नहीं पता था कि ताया दिव्य राज्य में उस व्यक्ति का क्या रुतबा था। लुओहुआ एर के लिए वह कोई मामूली व्यक्ति था, वरना वह उसे यहाँ क्यों नियुक्त करता? हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि उस व्यक्ति का इस क्षेत्र में अच्छा खासा रुतबा था। वह न केवल लुओहुआ एर को ताया दिव्य नगर भेजने में सक्षम था, बल्कि उसने दासी डोंग एर को भी नगर में प्रवेश दिलवा दिया। ताया दिव्य नगर में किसी दासी को लाना एक ऐसा सम्मान था जो कई युवा स्वामियों को प्राप्त नहीं होता था। इन परिस्थितियों में ताया दिव्य नगरी में लुओहुआ की स्थिति हमेशा से रहस्यमय रही थी। लोग अनुमान लगाते थे कि उसकी पृष्ठभूमि असाधारण थी, लेकिन यह अजीब था क्योंकि अगर वह एक प्रतिष्ठित जन्मस्थान से आई थी तो उसे प्रशिक्षण के लिए ताया दिव्य नगरी में क्यों आना पड़ा, न कि अपने गुट में रहकर प्रशिक्षण लेना पड़ा। यह ऐसी बात थी जिसे बहुत से लोग समझ नहीं पाए। लुओहुआ की बातें सुनकर यीयून थोड़ा हैरान रह गया। उसे हल्का सा अंदाजा हो गया कि लुओहुआ के पास शायद कोई ऐसा चौंकाने वाला राज है जिसे वह दूसरों को बताना नहीं चाहती। और जाहिर सी बात है कि उसकी चोटों को ठीक करने की क्षमता का उस अवशेष से कोई लेना देना नहीं था। किसी को नहीं बताना, ठीक है ना? ठीक है, अगर नहीं तो तुम। लुओहुआ ने अपने भाषण के वाले हिस्से पर जोर देते हुए तीखे स्वर में कहा। साथ ही उसने अपनी छोटी गुलाबी मुट्ठी यीयून के चेहरे के सामने लहराई। उसने एक क्रूर भाव से यह जताने की कोशिश की कि अगर यीयून ने राज खोल दिया तो इसके कितने भयानक परिणाम होंगे। यह मत सोचो कि इस महिला के कमजोर और सुंदर दिखने से उसमें ताकत की कमी है। हाँ, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम सचमुच बोले हो, लुओहुआ ने काफी आत्मविश्वास से कहा। जो लोग आमतौर पर इस तरह की बातें कहते हैं वे कमजोर और निकम्मे होते हैं, कुछ हद तक मुरोंगगुआन की तरह। जब लुओहुआ एर ने वे शब्द कहे तो किसी अज्ञात कारण से यीयून को लगा कि यह लड़की वास्तव में डरने लायक है। ठीक है, समय नहीं है, अपनी आंखें बंद कर लो, झांकना मत। अगर एक बार भी झांका तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी, लुओहुआ ने गुस्से से कहा। इसलिए यीयून के पास आंखें बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके बाद यीयून को अचानक अपने शरीर पर प्रकाश की एक परत का आभास हुआ। प्रकाश की इस रहस्यमयी झिल्ली ने यीयून की चेतना को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। ओह, यीयून को अजीब लगा जब अचानक उसे एक ठंडी ऊर्जा ने घेर लिया। ऐसा लग रहा था मानो वह परम शुद्ध जल में डूबा हुआ हो और उसका शरीर शून्य में लटका हुआ हो। जल की लहरें उसके चारों ओर बह रही थीं और उसके शरीर को शुद्ध कर रही थीं। ये किसी युवती के कोमल स्पर्श जैसा था, अत्यंत सुखदायक। ये है फाइंड बेस्ट डील्स विद डिस्काउंट्स एंड फ्री शिपिंग, बाय ऑन AliExpress, शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन AliExpress ऐप, शॉप एवरीथिंग यू नीड, सीमो, शॉप एवरीथिंग यू नीड, सीमो। यीयून चौंक गया। वह सचमुच अपनी आंखें खोलकर देखना चाहता था कि लुओहुआ क्या कर रही है। हालांकि लुओहुआ के शब्दों को याद करते हुए यीयून ने उस विचार को रोक लिया। इसमें कोई शक नहीं कि लुओहुआ उसकी मदद करके अपना राज उजागर होने का जोखिम उठा रही थी। इसीलिए यीयून ने झांकने की पहल नहीं की। ऊर्जा से भरपूर प्रतीत होने वाला निर्मल जल प्रवाह किसी शुद्ध जल के फव्वारे जैसा लग रहा था। ये धीरे धीरे यीयून के रोम छिद्रों और छिद्रों से होते हुए उसकी नसों में प्रवाहित हो रहा था। यह उसकी नसों, अंगों और यहाँ तक कि अस्थि मज्जा को भी पोषण प्रदान कर रहा था।
धीरे धीरे येयुन ने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा धीरे धीरे पुनः प्राप्त हो रही है। उसने ये भी महसूस किया कि शुद्ध यांग तलवार महल की तलवार शक्ति का उपयोग करने के कारण उसके दाहिने हाथ की कटी हुई नसें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। क्या ये भी संभव था? येयुन सचमुच विस्मय और आश्चर्य से भर गई। जैसे जैसे उसका शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा था और उसे साफ पानी का बहाव महसूस हो रहा था, येयुन को जीवन में एक ऐसी खुशी का अनुभव हो रहा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था। ये कुछ वैसा ही था जैसे पुरुष और स्त्री जिन्होंने कभी वर्जित फल का स्वाद नहीं चखा, वे कभी प्रेम के आनंद को नहीं जान पाएंगे। वर्तमान में येयुन ने भी कभी नहीं सोचा था कि संसार में ऐसा अद्भुत आनंद भी हो सकता है। येयुन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मछली लंबे समय से समुद्र से अलग होकर आखिरकार पानी में लौट आई हो। वह आराम से तैर रहा था और अपने अंगों को फैलाए हुए था। उसने अपने शरीर को पूरी तरह से शिथिल कर दिया था। उसकी मांसपेशियां और त्वचा पूरी तरह से आराम महसूस कर रही थीं। उसके शरीर में प्रवाहित होने वाला शुद्ध जल लगातार उसके शरीर में ऊर्जा संचित कर रहा था। येयुन को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका शरीर सूक्ष्म परिवर्तनों से गुजर रहा हो। ध्यान से जांच करने पर भी वह इन परिवर्तनों को समझ नहीं पा रहा था। फिर भी अनजाने में ही सही ऐसा लग रहा था मानो ये परिवर्तन वास्तव में हो रहे हों। इस क्षण येयुन ने कोमल, शीतल और चिकनी बाहों के आलिंगन का अनुभव किया। आलिंगन पाकर उसकी खुशी चरम पर पहुंच गई। उस क्षण येयुन को ऐसा लगा मानो उसके शरीर के भीतर की निर्मल ऊर्जा विकसित हो गई हो। वह सचमुच उसके मांस और रक्त में विलीन हो गई, अब अलग नहीं हो रही थी। यह एहसास बेहद खूबसूरत था। दुर्भाग्यवश यह एक क्षणिक पल था जो सपने जैसा प्रतीत हुआ। इससे येयुन को संदेह होने लगा कि क्या वास्तव में किसी युवती की बाहें उसे गले लगा रही थीं। अपने शरीर की जांच करते हुए येयुन ने महसूस किया कि वह अपनी सर्वोत्तम स्थिति में पहुंच चुका है। उसकी चोटें 90% से अधिक ठीक हो चुकी थीं। उसकी युवांची और सहनशक्ति भी लगभग अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। अब तो येयुन को यह भी लगने लगा था कि गोल्डन क्रो टोटेम को प्रकट करना या यहाँ तक कि पूर्ण प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस स्वॉर्ड इंटेंट का उपयोग करना भी कोई समस्या नहीं है। ये तो वाकई जादुई है। येयुन को यह बात बिल्कुल अविश्वसनीय लगी। काम हो गया। ठीक उसी क्षण लुओ हुआए की आवाज़ येयुन के कानों में गूंजी। क्या मैं अपनी आंखें खोल सकती हूँ? येयुन ने पूछा। आप इन्हें बंद रख सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लुओ हुआ ने कड़े लहजे में जवाब दिया। येयुन आंखें खोलते ही अवाक रह गया। उसने देखा कि लुओ हुआ एक बेहद खूबसूरत पोशाक पहने वहां खड़ी थी। उसकी बाहें घनी थीं और उसका छोटा सा चेहरा लाल था। बस उसके प्यारे होंठों पर एक ऐसी पीलापन था जिसे देखकर दया आती थी। ऐसा लगता है उस रहस्यमय तकनीक का इस्तेमाल करना उसके लिए काफी थका देने वाला था। येयुन को अचानक दया और कृतज्ञता का भाव उमड़ आया। उसे अचानक लगा कि लुओ हुआ, जो आमतौर पर शरारती और गुस्सैल स्वभाव की होती थी, काफी प्यारी लग रही थी। जैसे ही येयुन धन्यवाद कहना चाहती थी, लुओ हुआ ने अचानक कहा, तुम मुझे घूर क्यों रही हो? लुओ हुआ की निगाहें मानो उससे बच रही थीं। वह एक छोटी खरगोश की तरह थी जो जरा सी हलचल पर भी 4-5 मीटर पीछे हट जाती थी। ऐसा लग रहा था मानो वह खुद को येयुन से अलग रखना चाहती हो। येयुन के धन्यवाद के शब्द अचानक वापस ले लिए गए। अभी अभी जैसे ही उसने 2 शब्द कहे, लुओ हुआ एर ने अचानक उसे रोकते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारा टूर्नामेंट हाथ से निकल जाएगा। लुओ हुआ की बातें सुनकर येयुन समझ गया कि वह इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। उसने धन्यवाद नहीं कहा और बस गंभीरता से सिर हिलाया। पलक झपकते ही वह छोटे से आंगन से बाहर निकल गया। उसके आंगन से बाहर भागते ही येयुन ने अनजाने में देखा कि आंगन की दीवार के कोने पर छोटी टांगों वाली डोंग एर खड़ी थी। अपनी 2 चोटियों के सहारे उसने कहीं से 2 ईंटें उठाकर उन पर पैर रखे। वह दीवार के ऊपर लेटकर आंगन में झांकने के लिए पंजों के बल खड़ी थी। नौकरानी ने प्रतिक्रिया देने में देरी की। उसे पता ही नहीं चला कि येयुन अचानक इतनी तेजी से बाहर निकल गई। जब येयुन आंगन से बाहर निकल गई तब उसे एहसास हुआ कि येयुन गायब हो गई है। धीमी प्रतिक्रिया के कारण उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया। इसके परिणामस्वरूप वह येयुन को घूरने लगी। माहौल असहज हो गया। ओह, डोंगर का छोटा सा चेहरा लाल हो गया था। उसने आंगन की ओर इशारा करते हुए हिचकिचाते हुए कहा, मैं बस देख रही थी। डोंगर के हाव भाव देखकर येयुन को हंसी आ गई। तो देखते रहो। ये कहते ही येयुन का शरीर एक बार फिर चमक उठा और पूरी तरह गायब हो गया। डोंगर। ठीक उसी क्षण एक ठंडी आवाज सुनाई दी। लगभग आधे रास्ते में जब लुओ हुआ एर अपनी रहस्यमयी तकनीक का प्रयोग कर रही थी, डोंग एर प्रकट हो गई। लुओ हुआ एर अपनी रहस्यमयी तकनीक पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और उसे इसका एहसास नहीं हुआ। हालांकि बाद में उसे स्वाभाविक रूप से पता चल गया। डोंगर डर के मारे उछल पड़ी और जल्दी से ईंटों से नीचे उतरकर आज्ञाकारी भाव से आंगन में चली गई। मिस, डोंगर दरअसल आपका पीछा कर रही थी। जब मैंने आंगन में रोशनी देखी तो मैंने एक झलक पाने के लिए अपनी गर्दन ऊपर उठाई। डोंगर ने अपनी गर्दन ऐसे पीछे खींच ली जैसे कोई बच्चा कुछ गलत कर बैठा हो। लुओ हुआ का चेहरा ठंडा पड़ गया। असल में डोंगे के देखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। येयुन का इलाज करना ताया दिव्य नगर के नगर प्रमुख के सामने लड़ने से बिल्कुल अलग था। सिर्फ इसी बात से अगर वह अपने कुछ राज भी बता देती तो लोग यही सोचते कि उसे कोई संयोगवश मिली सफलता या कोई अद्भुत साधना तकनीक है और किसी को शक नहीं होता कि वह इंसान नहीं है। और उसकी पृष्ठभूमि को देखते हुए कोई भी उसे काम पर नहीं रखना चाहता था। हालांकि अगर लोग उसकी जाति पहचान लेते तो समस्या खड़ी हो जाती। भले ही वह अपने परिवार को सूचित करके सुरक्षा मांग ले तो कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इससे उसके परिवार को बहुत परेशानी होगी। उस समय उसके पिता द्वारा उसे निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। उस पिता के बारे में सोचते ही जो हमेशा उसकी इच्छाओं का सम्मान करता था और नाजुक समय पर अचानक एक कठोर पिता बन जाता था, लुओ हुआ एर असहाय महसूस करने लगी। जब लुओ हुआ एर का मन कहीं और भटक रहा था तभी डोंग एर, जिसने पहले गलती कर दी थी, ने चुपके से लुओ हुआ एर की ओर देखा और धीरे से पूछा, मिस, आपने अंत में बड़े भाई येयुन को गले क्यों लगाया? डोंगर की बातें सुनकर लुओ हुआ का चेहरा उतर गया। उसने डोंगर की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ। डोंगर एक पल के लिए चौंक गई और उलझन में अपना सिर हिलाया। फिर भी उसने सहज भाव से कहा, हाँ ऐसा हुआ था।
लुओहुआर चुप रही, उसका सुंदर चेहरा मानो नम्रता से भीगा हुआ था। डोंगर, जिसने प्रतिक्रिया देने में देर की, अब तक इस बात को समझ नहीं पाई थी। वह हठपूर्वक अपना सवाल पूछती रही। हालांकि जैसे ही उसने दोबारा पूछने के लिए अपना मुंह खोला, अचानक दो छोटे हाथों ने उसके गोलमटोल चेहरे को चुटकी काट ली। लुओहुआर ने डोंगर के गोलमटोल गालों को चुटकी से दबाया और दोनों तरफ से खींचा। अरे बाप रे, दर्द दर्द, डोंग ए चिल्लाए। उसका चेहरा अजीब सा हो गया था और उसका छोटा सा मुंह चौड़ा खुल गया था। लेकिन लुओहुआर ने न तो हाथ छोड़ा और न ही कुछ बोला। वह लगभग 30 सेकंड तक खींचती रही। डोंगर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके अनुभव के अनुसार जब भी ऐसा होता था तो इसका कारण उसकी कोई गलती या कुछ गलत बोलना होता था। डोंगर को आखिरकार बात समझ आ गई और अपना चेहरा मलते हुए उसने उदास होकर कहा, मुझे लगता है मैंने गलत देखा। ठीक है, लुओहुआर ने संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर अपने हाथ छोड़ दिए। लेकिन उसे अब भी दुख हो रहा था। दरअसल उसे लगा था कि अपनी शक्तियों से वही यून का आसानी से इलाज कर सकती है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये यून के घावों को ठीक करने में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी। यह उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। लुओहुआ एर के शरीर की 90% उपचार शक्ति ये उनके शरीर में स्थानांतरित हो गई थी, लेकिन फिर भी यह पर्याप्त थी। अंतिम उपाय के रूप में अपनी रहस्यमयी तकनीक का उपयोग करने के अंतिम क्षण में लुओहुआ एर ने अपनी फ्यूजिंग तकनीक का उपयोग किया, जिससे उपचार शक्तियां ये उनके रक्त, मांस और नसों में पूरी तरह से समाहित हो गईं। यदि शुरुआत में लुओहुआ एर द्वारा इस्तेमाल की गई उपचार शक्ति ही उनके लिए मात्रा में वृद्धि थी, तो अंतिम क्षण एक गुणात्मक छलांग थी। हालांकि फ्यूजिंग तकनीक के लिए भौतिक संपर्क की आवश्यकता होती थी और इसे खाली स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। जब लुओहुआ एर की ऊर्जा बहुत कम हो गई थी, तो अंतिम क्षण में विफलता से बचने के लिए उसके पास केवल यही तरीका बचा था। उस मेढक की किस्मत वाकई अच्छी है। इस महिला का पहला आलिंगन उसे ही मिला। जब लुओहुआ अपनी रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल कर रही थी, तब हालात इतने अत्यावश्यक थे कि उसके पास सोचने का समय ही नहीं था। अब जब वह इस बारे में सोचती है तो उसे लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। ये सब माँ की वजह से है। मुझे ऐसी रहस्यमयी तकनीक सिखा रही हैं। क्या ये सिर्फ मेरे पति या बच्चों के लिए ही नहीं होती? छोड़ो, मैं अब इसका अभ्यास नहीं करूंगी। लुओहुआ यही सोच रही थी कि उसने जमीन पर पड़े एक पत्थर को हवा में उछाल दिया। ठीक है, मैं इसे ऐसे ही समझूंगी जैसे किसी पालतू कुत्ते को गले लगा रही हूँ। बचपन में मैंने भी घर के कुत्ते को गले लगाया था, तो कोई फर्क नहीं है। लुओहुआ ने धीरे धीरे अपनी भावनाओं को शांत करते हुए खुद को दिलासा दिया। अध्याय 342 पुनः संघर्ष। इस समय अखाड़े में ताया दिव्य साम्राज्य और युनलॉन्ग दिव्य साम्राज्य के बीच गठबंधन प्रतियोगिता अपने अंतिम चरण में थी। युनलॉन्ग दिव्य साम्राज्य की जीत की प्रबल संभावना थी। मैं हार स्वीकार करता हूँ। रेफरी द्वारा मौजूदा मैच की शुरुआत की घोषणा करने के कुछ ही सेकंड बाद ताया डिवाइनिटी का प्रतिनिधित्व करने वाले एक युवक ने झिझकते हुए अपना हाथ उठाया। हार स्वीकार करना, फिर से हार स्वीकार करना। ताया डिवाइनिटी के दर्शक स्तब्ध रह गए। ताया दिव्य साम्राज्य के कुछ साधकों ने मंच पर जाने से पहले लगातार काफी तैयारी की थी। फिर वे कुछ देर मंच के आसपास रुके रहे और मैच शुरू होने के कुछ ही सेकंड बाद उन्होंने हार स्वीकार कर ली। वे क्या कर रहे हैं? दरअसल ताया डिवाइनिटी के योद्धा जानते थे कि मंच पर सबसे आखिर में आने वाले मुरोंगफी के मुकाबले के बिल्कुल भी नहीं थे। चूंकि वे उसके बराबर के नहीं थे, इसलिए जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं था। मंच पर जाकर न लड़ने का क्या फायदा, इससे तो सिर्फ शर्मिंदगी ही होगी। हा, मैंने कभी इतने बेहतरीन कछुओं का समूह नहीं देखा। मैं हंसते हंसते लोटपोट हो रहा हूँ। ये लोग लड़ने की हिम्मत तक नहीं कर रहे। क्या तुम सब एक साथ मंच पर आकर गाना गाने वाले हो? युनलॉन्ग डिवाइन किंगडम के योद्धा हंसते हुए व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी करने लगे। पहले उन्होंने अपना गुस्सा दबा रखा था क्योंकि ये यून बहुत शक्तिशाली था। वे अपना गुस्सा निकाल नहीं पा रहे थे। अब अप्रत्याशित रूप से ये यून गंभीर रूप से घायल हो गया और लड़ने में असमर्थ हो गया, जिसके परिणामस्वरूप बाकी लोग मंच पर आ गए। उन्होंने तुरंत ताया डिवाइनिटी के योद्धाओं का व्यंग्यपूर्वक उपहास करके अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। आपके ताया दिव्य साम्राज्य में केवल एक ही शक्तिशाली व्यक्ति है। जहां तक हमारे युनलॉन्ग दिव्य साम्राज्य की बात है, हमारे पास शक्तिशाली लोगों का एक समूह है। फैंगलिन, बाई, मुरोंगफी, कोई भी अच्छा है। दर्शकों में मौजूद युनलॉन्ग डिवाइन किंगडम के एक अन्य योद्धा ने जोर से चिल्लाया। जब मुरोंगफी ने यह सुना तो वह बेहद प्रसन्न हुआ। उस व्यक्ति के शब्दों में विशेष रूप से उसका नाम लिया गया था और उसे फैंगलिन और बाई के साथ स्थान दिया गया था। मुरोंगफी अपने एकल प्रदर्शन में बेरहमी से लड़ाई और यातनाएं देने की योजना बना रहा था, लेकिन ताया दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं के आत्मसमर्पण के कारण वह ऐसा नहीं कर सका। फिर भी मंच पर अकेले खड़े होकर ताया दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं पर विजय प्राप्त करके और जनता को नीचा दिखाते हुए उसे बेहद खुशी महसूस हुई। वेन्यू, तुम्हारी बारी सबसे आखिर में है। जितना हो सके देरी करो। दूसरी अगरबत्ती को आधा ही जलने दो। ये यून जल्द ही वापस आ जाएगी। चू शियाओरान को ये यून पर पूरा भरोसा था। उसे विश्वास था कि भले ही यून अपनी चोटों से उबर न पाए, फिर भी वह तय समय पर लौट आएगा। हाँ, वेन्यू ने सिर हिलाया। आह, नन्ही सी सुंदरी, क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो या बाकियों की तरह मैच शुरू होते ही हार मान लोगी? मुरोंगफी के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। अगर मैं तुमसे लड़ूंगी तो मैं नरमी से पेश आऊंगी। चिंता मत करो। मुरोंगफी के शब्दों में उपहास भरा हुआ था। वेन्यू का चेहरा उतर गया और उसने एक शब्द भी नहीं बोला। अपने हथियार को ठीक करते हुए वह मंच पर जाने के लिए तैयार हो गई। इसे थोड़ा और ठीक करो। ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम सब एक के बाद एक आकर गड़बड़ कर रहे हो। क्या समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? हा, ये यून वो डरपोक औरतों को ढाल बना रहा है। कितनी अफसोस की बात है, तुम सब कब तक देरी करोगे? अगर 15-20 मिनट और खींच लो तो क्या फर्क पड़ता है? नतीजा तो नहीं बदलेगा। वेन्यू का प्रदर्शन देखने के इंतजार में मुरोंगफी की मुस्कान फीकी पड़ गई। मुरोंगफी को उनकी चाल समझ आ गई थी। ये देखकर वेन्यू का हाथ कांपने लगा और उसकी तलवार लगभग जमीन पर गिर पड़ी। पहले वह अपने कुल में स्वर्ग की गौरवान्वित पुत्री थी। युद्ध के मैदान में उतरने से भला उसका आत्मविश्वास कब डगमगाया था, लेकिन अब इस परिस्थिति का सामना करते हुए वेन्यू तीव्र दबाव महसूस कर रहा था।
ताया दिव्य साम्राज्य के दर्शकों की निराशा, युनलॉन्ग दिव्य साम्राज्य के दर्शकों का उपहास और मुरोंगफी की विकृत निगाहें, ये सभी वेन्यू के दबाव के स्रोत थे। जैसे ही वेन्यू ने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया और मंच पर जाने ही वाली थी, तभी अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, बस इतना ही काफ़ी है, अब आगे का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। अब फ्यूचर एड्स। वेन्यू अचानक रुक गई और उसने अपना सिर जोर से घुमाया। उसे पता ही नहीं चला कि यून कब उसके पीछे आ गई। ये यून के कपड़े अभी भी खून से सने हुए थे और किसी को नहीं पता था कि 2 अगरबत्तियां जलने में जितना समय लगता है उतने समय में उसने क्या किया था। वेन्यू ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए जांच पड़ताल की, लेकिन वही यून के युआंची में कोई लाभ नहीं खोज पाए। वरिष्ठ ही। वेन्यू कुछ कहने ही वाली थी कि तभी यून दिव्य वन्य मंच के केंद्र में आकर मुरोंगफी के सामने खड़ी हो गई। ये यून आ गई। चू शियाओरान ने गहरी सांस ली। ये यून वाकई तय समय पर वापस आ गई थी। अगर नहीं आती तो उसे पता ही नहीं होता कि आगे क्या करना है। चू शियाओरान को नहीं पता था कि यून ने क्या किया। हालांकि उसकी बुद्धि कहती थी कि इतने गंभीर घावों से थोड़े समय में उबरना असंभव है, फिर भी वही यून से किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही थी। ये यून, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। मुझे लगा था कि तुम हिम्मत नहीं करोगे। मुरोंगफी ने ये यून की ओर मुस्कुराते हुए देखा। अंततः ये यून प्रकट हो गया और अब मुरोंगफी के लिए अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया था। वह इस लड़ाई के लिए बेहद उत्सुक था। इतने वर्षों तक वह फैंगलिन और बाई की प्रसिद्धि के साए में रहा था। वह प्रसिद्ध तो नहीं था, लेकिन वास्तव में उसे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था। उसे खुद को साबित करने का मौका चाहिए था, और काफी हद तक सूखा पड़ा हुआ फिर भी प्रमुख ही यून सबसे अच्छा कदम साबित हुआ। हालांकि मुरोंगफी जानता था कि ये यून इतने कम समय में ठीक नहीं हो सकता, फिर भी उसने एहतियात के तौर पर ये यून की युआंची की जांच की। वह जानना चाहता था कि वह कितना ठीक हो गया है। हालांकि उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। मुरोंगफी के इरादों को भांपते हुए ये यून के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने काफी समय पहले ही अपने शरीर की युआंची को अभिसरित कर लिया था। बैंगनी क्रिस्टल की बदौलत ये यून का युआंची पर नियंत्रण बहुत अच्छा था। जब उसने अपनी युआंची को अभिसरित किया तो मुरोंगफी को स्वाभाविक रूप से कुछ भी पता नहीं चला। अगर यह बात सामने आ गई तो कुछ समय बाद वह कैसे लड़ पाएगा। ये यून कोई उदार व्यक्ति नहीं था। दुश्मनों के खिलाफ वह उन्हें पीठ में छुरा घोंपने से कभी पीछे नहीं हटा था। हे, ये यून की युआंची का पता न चलने पर मुरोंगफी को थोड़ी राहत मिली। उसने धूर्तता से मुस्कुराते हुए उपहास किया, ये यून, तुमने इतनी देर तक चुपके से दवा खाए, इसका कितना असर हुआ। ये यून ने हल्के से जवाब दिया, बुरा नहीं है। विशेषज्ञों के खिलाफ तो ये काम नहीं आएगा, लेकिन कुछ निकम्मे और निकम्मे लोगों के खिलाफ, खासकर उन काबिलियतहीन और निर्लज लोगों के खिलाफ यह कोई समस्या नहीं है। ये यून की बातें सुनकर मुरोंगफी का चेहरा उतर गया। भला वही यून की इस चेतावनी से कैसे अनजान रह सकता था कि तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। मुरोंगफी ने वे 2 शब्द कहे और उसकी युआंची ऊर्जा विस्फोटित हो गई। उसके पीछे तेंदुए के आकार का एक एस्पेक्ट टोटेम प्रकट हुआ। मुरोंगफी में कुछ खास क्षमता थी। उसका एस्पेक्ट टोटेम गोल्डन लेपर्ड कहलाता था। उसकी रक्षा शक्ति अत्यंत प्रबल थी और उससे निपटना आसान नहीं था। गोल्डन लेपर्ड को एस्पेक्ट टोटेम के रूप में धारण कर पाना इस बात का प्रमाण था कि मुरोंगफी ने दिव्य वन्यभूमि में गहन प्रशिक्षण लिया था और अपनी शक्ति से असंख्य निर्जन पशुओं का वध किया था। युवा स्वामी मुरोंग, बच्चे को मार डालो। दर्शक दीर्घा में मुरोंग परिवार के एक जागीरदार परिवार ने मुरोंगफी के लिए जयकारे लगाने शुरू कर दिए। मुरोंग परिवार युनलॉन्ग दिव्य साम्राज्य के शीर्ष महाशक्तियों में से एक था, इसलिए दर्शकों में उसके कई समर्थक मौजूद थे। मुरोंगफी की ऊर्जा चरम सीमा पर पहुंच गई और वह जोर से चिल्लाया। जैसे ही वह अपनी कला का प्रयोग करने वाला था, यून ने अचानक हमला कर दिया। पलक झपकते ही तलवार के 3 वार किए गए। इन तीनों तलवार हमलों में प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस की तलवार की शक्ति का लगभग 10% हिस्सा शामिल था। चा चा चा, तीनों किरणें हवा को चीरती हुई सीधे मुरोंगफी की ओर बढ़ीं। यह इतनी तेजी से हुआ कि लोगों को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। मुरोंगफी द्वारा अभी अभी प्रकट किया गया एस्पेक्ट टोटेम 3 तलवारों के हमलों से टुकड़े टुकड़े हो गया। वाह, 3 तलवार हमलों से एस्पेक्ट टोटेम के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद भी उन्होंने अपनी गति नहीं खोई और सीधे मुरोंगफी की ओर उड़ते रहे। तलवारों की तीनों किरणों में एक भयावह हत्यारा इरादा झलक रहा था। क्या? मुरोंगफी बेहद घबरा गया। उसमें कुछ खास क्षमता थी और पलक झपकते ही उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसका शरीर पीछे की ओर उछला और उसने अपनी तलवार से तीनों तलवारों की किरणों को रोक दिया। लेकिन वह यून के तलवार के हमले को कैसे रोक सकता था? जब मुरोंगफी की तलवार यून की तलवार की किरण से टकराए तो डिंग की धातुई चटकने की आवाज सुनाई दी। तीनों तलवार की किरणों के टकराने से मुरोंगफी की तलवार टूट गई। मुरोंगफी की हथेली बुरी तरह फट गई क्योंकि उसे लगा कि उसकी बांह सुन्न हो गई है। उसका चेहरा अकथनीय भय से भरा हुआ था। इतनी भयानक तलवार की किरण कैसे हो सकती है? इसने पलक झपकते ही उसके हाथ में मौजूद तलवार को तोड़ दिया। मुरोंगफी की तलवार कोई साधारण वस्तु नहीं थी। हालांकि किसी माहिर योद्धा द्वारा बनाई गई तलवार भी, उसे सुरक्षित रखने के लिए उसमें युआंची और तलवार की शक्ति का संचार करना आवश्यक था। जब 2 तलवारबाजों की तलवार की शक्ति और सामर्थ्य में बहुत अंतर होता था तो उनके बीच टकराव से अक्सर एक पक्ष की तलवार टूट जाती थी। तलवार टूट जाने के बाद मुरोंगफी में प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं रह गई थी। तलवार की तीनों किरणें बिना सोचे समझे उसकी सुरक्षात्मक युआंची को भेदते हुए सीधे उसके शरीर में घुस गईं। पुआ, खून के छींटे उड़ गए और तलवार की किरण से मुरोंगफी की छाती और पेट बुरी तरह घायल हो गए। इससे भी बुरी बात यह थी कि तीसरी तलवार की किरण उसके कंधे में जा लगी और उसका दाहिना हाथ काट डाला। मुरोंगफी दर्द भरी चीख के साथ जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। उसने अपनी आंखों से अपना हाथ हवा में उड़ते देखा। वह अनुभव अविस्मरणीय था। मेरी बांह। मुरोंगफी का चेहरा पीला पड़ गया था। योद्धाओं के लिए भले ही हाथ काट दिया जाए, जब तक वह नष्ट न हो उसे चिकित्सा के माध्यम से फिर से जोड़ा जा सकता है। हालांकि दोबारा जोड़ी गई भुजा को भी पूरी तरह से ठीक होने में आधे साल से अधिक का समय लगेगा। इसके अलावा उसकी छाती और पेट में गहरे घाव हो गए थे। मुरोंगफी को अपनी युआंची शक्ति वापस पाने में शायद 1 साल से भी ज्यादा समय लग जाएगा। उसकी चोटें मुरुंगबुआन की चोटों से कहीं ज्यादा गंभीर थीं। मुरोंगफी, हालात बदलते देख युनलॉन्ग दिव्य साम्राज्य के प्रतिभागी पूरी तरह से हैरान रह गए।
ये कैसी स्थिति थी? ये यून पहले अपनी सारी युआंची खो चुका था और ऐसा लग रहा था कि वह अब और टिक नहीं पाएगा। फिर भी पलक झपकते ही उसने इतनी भयानक तलवार की किरण कैसे उत्पन्न कर दी? कुछ ही सेकंडों के भीतर ये यून ने अपने वार से मुरोंगफी को बुरी तरह घायल कर दिया और उसे मौत के कगार पर पहुंचा दिया। ये यून, वह युनलॉन्ग दिव्य राज्य के प्रतिभागियों ने ये यून को भय से देखा। उन्होंने देखा कि ये यून गहरी और शांत सांसें ले रहा था। उसके दोनों हाथों में तलवार और कृपाण थे। उसका शरीर दिव्य वन्य मंच पर भाले की तरह सीधा खड़ा था। ये यून के शरीर में युआंची का कोई उतार चढ़ाव नहीं पाया गया, लेकिन किसी अज्ञात कारण से ये यून को देखना किसी सुप्त आदिम प्रजाति को देखने जैसा था। इससे बहुत भय उत्पन्न हुआ। इस व्यक्ति ने सचमुच बाई के साथ कई 100 राउंड तक लड़ाई लड़ी थी और गंभीर रूप से घायल हो गया था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद इतना मजबूत होना कैसे संभव था? ये हो सकता है लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मानो वे एकमात्र संभावना का पता लगाने की कोशिश कर रहे हों। तो ये यून अपनी चोटों से उबर चुका था। यही सोचकर युनलॉन्ग दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं ने अपनी सांसें थाम लीं। हे भगवान, ये यून के साथ -8 मिनट दूर रहने के दौरान क्या हुआ होगा? अध्याय 343, धूल बैठ जाती है। ये बच्चा, क्या ये पूरी तरह से ठीक हो गया है? कैंग यान ने ये यून को खुली आंखों से देखा। वह भी समझ नहीं पा रहा था कि ये यून ने क्या किया है। ये यून लगभग 8 मिनट में ऊर्जा से भरपूर होकर लौट आया था। ये सामान्य तर्क के विपरीत था। उसने ताया दिव्य नगर के नगर प्रमुख की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा और उसने पाया कि नगर प्रमुख ही यून को चिंतनशील भाव से देख रहे थे। कांग यान को यह बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि वे क्या सोच रहे थे। ... ये यून दिव्य वन्य मंच पर प्रत्येक हाथ में तलवार और कृपाण लिए खड़ा था और मंच के बाहर युनलॉन्ग दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं को नीचे देख रहा था। इस समय ये यून का शरीर खून से लथपथ था। ये खून उसका और उसके शत्रुओं का था। हालांकि उसके कपड़े फटे पुराने थे, फिर भी उसके चेहरे पर एक विजयी राजा की आभा थी, मानो वह सभी मनुष्यों को अपने प्रभुत्व से देख रहा हो। और कौन है वहाँ? ये यून ने पूछा। उसका इरादा चिल्लाने का नहीं था, लेकिन उसकी आवाज में बहुत ऊर्जा थी। इसी वजह से उसके शब्द पूरे अखाड़े में गूंज उठे। और कौन है यहाँ? और कौन है यहाँ? और कौन है यहाँ? ये यून का सवाल सुनकर दर्शक अपनी सांसें थाम लेते हैं। भयानक, एक कृपाण और एक तलवार से लैस एक व्यक्ति ने युनलॉन्ग दिव्य साम्राज्य के 15 अभिमानी स्वर्ग के बच्चों से युद्ध करने में कामयाबी हासिल की। और युनलॉन्ग दिव्य साम्राज्य की यह पीढ़ी प्रतिभा से भरी हुई थी, ऐसी प्रतिभा जो पिछली शताब्दी में नहीं देखी गई थी। अन्यथा युनलॉन्ग डिवाइन किंगडम के 7 स्टार पैगोडा के स्वामी ने युवा पीढ़ी को सीटों की संख्या तय करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करने का प्रस्ताव नहीं दिया होता। हालांकि इन परिस्थितियों में युनलॉन्ग दिव्य साम्राज्य के किसी भी अभिमानी बच्चे ने यून की युद्ध चुनौती को स्वीकार करने का साहस नहीं किया। अब युनलॉन्ग डिवाइन किंगडम के सभी योद्धा पूरी तरह से शांत थे। ये पूरा ग्रुप मैच यून के सामने आने पर किसी आदिम मानव प्रजाति का सामना करने जैसा था। ये यून की ताकत, सहनशक्ति और दर्द सहने की क्षमता अविश्वसनीय थी। उसने न केवल कियानशुई को आसानी से हराया, बल्कि 2 भीषण लड़ाइयों में फैंगलिन और बाई को भी पराजित किया, और तो और उसने मुरोंग भाइयों को भी पलक झपकते ही हरा दिया जब उन्होंने ये यून को चुनौती देने का मौका लिया, जबकि वह अपनी चरम सीमा पर था। ये यून जैसे भयंकर प्रतिद्वंद्वी के सामने उन्हें साहस जुटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। उसके पास असीम शक्ति प्रतीत होती थी। इससे लोगों में निराशा का भाव पैदा हो जाता था। उसे हराना असंभव था। उस समय युनलॉन्ग डिवाइन किंगडम के योद्धा एक दूसरे को देख रहे थे, फिर भी उनमें से किसी ने भी मंच पर जाने की हिम्मत नहीं की। ये कैसा मजाक था? क्या इस मानवाकार आदिम प्रजाति से लड़ना मृत्यु को दावत देना नहीं था? मुरोंग भाई इसका सटीक उदाहरण थे, विशेष रूप से मुरोंग फी। उसकी चोटें मुरोंग बुआंग से भी बदतर थीं। उसके शरीर में 2 छेद हो गए थे और उसने एक हाथ खो दिया था। उसकी जान बाल बाल बची थी। हालांकि उनमें अभी भी जीवन की सांस बाकी थी, लेकिन वे अपंग हो चुके थे। ये स्पष्ट था कि वे अपने स्तर के अभिजात वर्ग से पीछे रह जाएंगे। उनकी प्रतिभा का स्तर गिर जाएगा। इतनी भारी कीमत के साथ कौन ये यून से लड़ने को तैयार होगा? युनलॉन्ग डिवाइन किंगडम, क्या यहाँ कोई लड़ने को तैयार नहीं है? रेफरी ने फिर पूछा। सभी दर्शक युनलॉन्ग डिवाइन किंगडम के शेष 9 योद्धाओं की ओर देखने लगे। ये 9 लोग अचानक सबकी निगाहों का केंद्र बन गए। हालांकि इस समय सबकी निगाहों का केंद्र बनना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरों से हारना पहले तो शर्मनाक लगता था, लेकिन अब तो वे ऐसे लोग थे जो लड़ना भी नहीं चाहते थे। ये और भी ज्यादा शर्मनाक था। सबकी निगाहें उन पर टिकी थी, फिर भी वे 9 के 9 लोग जैसे बेचैन बैठे थे। उनकी बस यही इच्छा थी कि काश वे गोबर का ढेर बन जाते। कम से कम तब तो कोई उन पर ध्यान नहीं देता। उन्हें इस गठबंधन टूर्नामेंट में भाग लेने का बहुत पछतावा हुआ। उनमें से कई तो एक बार भी नहीं लड़े थे। युवा वर्ग के मुकाबलों में उनके पास लड़ने का कोई मौका नहीं था क्योंकि वे बहुत मजबूत थे। ग्रुप के कुल मैचों में भी उनके पास लड़ने का कोई मौका नहीं था क्योंकि वे बहुत कमजोर थे। उन 9 लोगों ने यून और दर्शकों की निगाहों से बचते हुए अपना रास्ता बदल लिया। ये स्पष्ट था कि वे युद्ध छोड़कर जा रहे थे। उन 9 लोगों को युद्ध छोड़कर जाते देख युनलॉन्ग दिव्य राज्य के बुजुर्गों को क्रोध और दया दोनों का अनुभव हुआ। हालांकि वे जानते थे कि यून के पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद उन 9 लोगों का आगे जाना केवल उनके लिए ही घातक साबित होगा। युनलॉन्ग डिवाइन किंगडम के एक बुजुर्ग ने अपनी जान पर हाथ मारा। देश के सभी अभिजात वर्ग को एक ही व्यक्ति द्वारा पराजित होते देखना बेहद निराशाजनक था। युनलॉन्ग दिव्य साम्राज्य के दर्शकों की बात करें तो उनमें अब कोई भावना नहीं बची थी। वे सभी चुप रहे। जब यून ने फैंगलिन और बाई को लगातार हराया था, तब भी वे अपने उग्र क्रोध को दबाए हुए थे, लेकिन अब वह उग्र क्रोध पानी के एक पात्र से शांत हो चुका था। असल में वे ये कहना चाहते थे कि उनके युनलॉन्ग दिव्य साम्राज्य के शीर्ष प्रतिभाशाली लोग यून से थोड़े कमजोर थे और संख्या बल के कारण उन्हें जीत मिली। लेकिन अब जब उन प्रतिभाशाली लोगों को उनकी संख्या के बावजूद अकेले ही यून ने हरा दिया था, तो और क्या कहा जा सकता था? चूंकि ऐसा है, इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि समूह का समग्र चैंपियन ताया दिव्य साम्राज्य है। दिव्य वन्य मंच पर रेफरी ने उत्साहपूर्वक घोषणा की। ताया दिव्य नगर के कानून प्रवर्तक के रूप में वह भी बेहद उत्साहित थे। रेफरी की घोषणा के साथ ही ताया डिवाइन किंगडम के योद्धा बेतहाशा चिल्लाने लगे।
ये यून, अगर कानून लागू करने वालों ने व्यवस्था बनाए नहीं रखी होती तो वे यून को उठाने के लिए मंच पर चढ़ जाते। ये जीत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। युद्ध की प्रक्रिया बेहद तीव्र और कठिन थी। लगभग पूरी लड़ाई यून ने अकेले ही लड़ी। उसने अपनी सारी ऊर्जा इस हद तक लगा दी थी कि वह अपनी क्षमता से अधिक थक गया था। हम जीत गए। चू शियाओरान ने गहरी सांस ली। उसने प्रशंसा और जिज्ञासा से भरी निगाहों से यून को देखा। असल में जब यून ने उससे समय बढ़ाने के लिए कहा था तो उसे विश्वास नहीं था कि यून इतने कम समय में लगभग अपनी चरम स्थिति में वापस आ सकती है। उसने क्या किया? सीनियर ब्रदर ही आप कमाल के हैं। जब यून डिवाइन वाइल्डनेस स्टेज से बाहर निकले तो ताया डिवाइन सिटी के प्रतियोगी जूनियर और वेन्यू सभी उन्हें बधाई देने के लिए एकत्र हो गए। उनके चेहरे पर अत्यधिक खुशी के भाव थे और वे बेहद उत्साहित थे। भले ही वे इस टूर्नामेंट में सिर्फ संख्या पूरी करने के लिए मौजूद थे, लेकिन कम से कम उन्हें मंच पर जाने का मौका तो मिला। और यह व्यर्थ नहीं था। उन्होंने सामूहिक रूप से यून के लिए कुछ समय हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। इन जूनियर खिलाड़ियों के दिल से निकली मुस्कान को देखकर यून ने आखिरकार अपनी तनावग्रस्त नसों को शांत किया। वह मुस्कुराया और बोला, मैं अकेला नहीं था। यून का इशारा किसी और की ओर था, लेकिन जूनियर छात्रों के इस समूह को स्वाभाविक रूप से यह बात समझ नहीं आई। उन्हें लगा कि यून उन्हीं की ओर इशारा कर रही है। हालांकि उन्हें कभी कभार अपनी बढ़ाई करना अच्छा लगता था, लेकिन इस समय श्रेय लेने में उन्हें असहजता महसूस हुई। उन्होंने अपना सिर खुजाया और शर्मिंदा होकर कहा, वरिष्ठ जी आप बहुत ही विनम्र हैं। हमने जो किया वह लगभग नगण्य था। उद्धरण चिन्ह। यून मुस्कुराया और उसने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि लुओहुआर यह बात सार्वजनिक नहीं करना चाहती। उसने लापरवाही से दर्शकों की ओर देखा और कोने में एक लाल रंग की आकृति छिपी हुई देखी। उसकी कोहनी रेलिंग पर टिकी हुई थी और उसने अपने हाथ से अपनी ठोड़ी को ढक रखा था। ये युवती स्वाभाविक रूप से लुओहुआ एर थी और उसके बगल में उसकी नौकरानी डोंग एर खड़ी थी। ये तो वाकई घमंडी है। मेरे बिना ये इतना बेबाक नहीं हो पाता, लुओहुआर ने चिढ़कर कहा। वो दिखावा करने वाली लड़की थी, लेकिन अपने परिवार के राज की वजह से उसे चुपचाप रहना पड़ता था, वरना उसके पिता उसे डांटते। पर्दे के पीछे रहकर हीरो बनने का यह एहसास अच्छा नहीं लगा। सचमुच मैडम सबसे अच्छी हैं। डोंग एर ने जल्दी से लुओहुआ एर की प्रशंसा में सिर हिलाया। उसे डर था कि अगर वह जरा भी देर करती तो लुओहुआ एर फिर से उसका चेहरा नोच लेती। अध्याय 344 नगर स्वामी से मुलाकात। हालांकि एलायंस टूर्नामेंट समाप्त हो चुका था, फिर भी दर्शक जयकारे लगा रहे थे और हर जयकारे की आवाज पिछली जयकार से अधिक तेज थी। ताया डिवाइन सिटी के योद्धा इतने उत्साहित थे कि वे बिल्कुल भी रुक नहीं पा रहे थे। आज की शान ताया दिव्य नगर की थी और उससे भी कहीं अधिक यून की थी। यून दिव्य वन्य मंच पर आंखें बंद करके खड़ा था, जबकि दर्शकों की जय जयकार की लहरें गूंज रही थीं। हालांकि यह जयकाराहट मदहोश कर देने वाली थी, लेकिन यून को इसमें मजा नहीं आ रहा था। वह कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। फैंगलिन के साथ युद्ध में यून ने प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस स्वॉर्ड इंटेंट का उपयोग करते हुए तलवार के इरादे के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त की और इससे यून के डेंटियन में कुछ बदलाव आए। इसके बाद यून ने गोल्डन क्रो प्रजाति का रक्त पिया। भीषण युद्ध में गोल्डन क्रो प्रजाति का रक्त धीरे धीरे यून के रक्त में विलीन हो गया, जिससे उसके शरीर में सामंजस्य स्थापित हो गया और बाई के साथ युद्ध में यह सामंजस्य चरम पर पहुंच गया। यून की समझ लगातार बढ़ती और विकसित होती रही। अंततः जब लुओहुआ ने उसका उपचार किया तो यून में प्रवेश करने वाली शीतल ऊर्जा ने उसकी नसों को सामंजस्यपूर्ण और सुगम बना दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह जल्द ही सफलता प्राप्त करने वाला हो। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की युआन ची धीरे धीरे उसके डेंटियन की ओर एकत्रित हो रही है और धीरे धीरे आपस में बंध रही है। यून जानता था कि एक बार युआन ची एक साथ बंधित और संघनित हो जाने पर वह युआन फाउंडेशन क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। युआन फाउंडेशन ही वह आधार था जिस पर चलकर एक योद्धा मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंच सकता था। यून कैंगयान एल्डर स्टैंड से नीचे कूद गई। तुम नन्हे बच्चे 1 साल से भी कम समय में बाहर रहकर इतने बड़े हो गए। कैंगयान ने यून को देखा, लेकिन उसे लगा कि जितना ज्यादा वह उसे देखता जा रहा है उतना ही वह उसे समझ नहीं पा रहा है। ये देखकर आश्चर्य होता था कि यून ने कितनी प्रगति की थी। सीनियर कैंगयान। यून झुक गया। नगर प्रमुख आपसे मिलना चाहते हैं, कैंगयान ने अचानक कहा। यून थोड़ा हैरान रह गई। नगर प्रमुख से मुलाकात। यून ने सिर हिलाकर कहा, मुझे समझ आ गया। मैंने पहले की लड़ाइयों में कई महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं। 2 घंटे में मैं नगर प्रमुख से मिलूंगा। योद्धाओं के लिए अंतर्दृष्टि प्राप्त करना दुर्लभ था। करीबी लड़ाई से प्राप्त अंतर्दृष्टि विशेष रूप से मूल्यवान थी। यदि कोई समय रहते ही अंतर्दृष्टि को अपनी शक्ति में परिवर्तित नहीं करता तो समय बीतने के साथ ही वह अंतर्दृष्टि लुप्त हो जाती थी। ठीक है, इन्हें समझने में निश्चिंत रहें। नगर प्रमुख से मिलने की कोई जल्दी नहीं है। कैंगयान को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। अब वह यून को जितना अधिक देखता उतना ही उसे पसंद करने लगा था। यून ने न केवल ताया दिव्य साम्राज्य के लिए पद प्राप्त किए थे, बल्कि ताया दिव्य नगर के लिए गौरव भी अर्जित किया था। इससे कैंगयान को जीवन का एक लक्ष्य भी मिल गया था। कैंगयान के समय में उनकी स्थिति और रुतबा ताया दिव्य साम्राज्य के शिखर पर था। हालांकि कैंगयान के लिए ये सब अर्थहीन था। वह मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने की राह पर था, लेकिन उम्र के कारण उसकी क्षमता समाप्त हो चुकी थी, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ सकता था। मार्शल आर्ट का करियर समाप्त होने के बावजूद कैंगयान अभी भी अन्य चीजों को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता था। कैंगयान भी इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहती थी। ताया दिव्य साम्राज्य के इतिहास में इतने वर्षों में प्राचीन काल से ही कई ऋषि हुए हैं। इतिहास की उस लंबी धारा में कैंगयान कोई असाधारण व्यक्ति नहीं था। हालांकि यदि वह यून को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करता तो स्थिति भिन्न होती। वह इस उपलब्धि को हासिल करके इतिहास रच सकता है। टूर्नामेंट समाप्त होते ही यून द्वारा यूनलॉन्ग दिव्य साम्राज्य के सभी योद्धाओं को हराने और ताया दिव्य साम्राज्य के लिए समग्र समूह मुकाबले में प्रथम स्थान जीतने की खबर विभिन्न माध्यमों से हवा की तरह फैल गई। इसमें हर तरह की लंबी दूरी की व्यवस्थाओं, जेड की पांडुलिपियों और पत्रों का इस्तेमाल किया गया था। जल्द ही यून ताया दिव्य साम्राज्य में सबसे आकर्षक व्यक्ति बन गई। अनेक गुट यून पर ध्यान देते थे। अनगिनत युवा योद्धा उन्हें अपना आदर्श मानते थे। उनकी उपलब्धियां वाकई अद्भुत थीं।
इसके अलावा वे अभी युवा थे, इसलिए उनका भविष्य असीम था। इस समय ये यून अपने निवास पर थे। उन्होंने अभी अभी 2 घंटे का ध्यान पूरा किया था। धीरे धीरे जैसे जैसे उसने अपनी बुनियाद और साधना के स्तर को मजबूत किया, उसने अपनी समझ को स्पष्ट किया। ये यून को लगा कि वह एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। वह युआन फाउंडेशन क्षेत्र में प्रवेश करने के बेहद करीब था। अब नगर स्वामी से मिलने का समय आ गया है। ये यून खड़ा हुआ और उसने खुद को शांत किया। ताया दिव्य नगर के नगर प्रमुख के सामने ये यून को सहज महसूस नहीं हो रहा था। वह जानता था कि कुछ ही समय में उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। दरवाजे के बाहर 3 कानून प्रवर्तक उस पूरे समय से इंतजार कर रहे थे। क्या आप तैयार हैं? एक उच्च कोटि के मानव स्वामी साधना स्तर का कानून प्रवर्तक, जो आमतौर पर ठंडा रहता था, ये यून से मिलने पर अब सम्मानजनक हो गया। हाँ, ये यून ने सिर हिलाया। वह तीनों कानून प्रवर्तकों के पीछे पीछे केंद्रीय दिव्य मीनार के शिखर तक गया। केंद्रीय दिव्य मीनार के बीचों बीच एक ऊर्ध्वाधर सुरंग थी और उस सुरंग में अवशेषों से चलने वाली एक आध्यात्मिक नौक थी। ये यून ने 3 कानून प्रवर्तकों के साथ उस आध्यात्मिक नौक पर सवार होकर मीनार के शिखर तक उड़ान भरी। ताया डिवाइन सिटी के सिटी लॉर्ड का निवास केंद्रीय डिवाइन टावर की 99वीं मंजिल पर स्थित था। इस स्तर पर नगर स्वामी के निवास के अलावा केवल 3 अन्य स्वर्ग स्तरीय कमरे थे। ये तीनों कमरे अतिथियों के लिए उपलब्ध थे। उदाहरण के लिए ताया दिव्य नगर के नगर स्वामी या ताया दिव्य साम्राज्य के सम्राट के समान स्तर के पड़ोसी देशों के लोग इन कमरों का उपयोग करते थे। नगर स्वामी का निवास 3 स्वर्ग स्तरीय कमरों के बीच में स्थित था। दरवाजे पर एक बड़ी पट्टिका लगी थी जिस पर 2 बड़े अक्षरों में ताया खुदे हुए थे। ये पट्टिका स्वयं ताया दिव्य नगर के प्रथम नगर प्रमुख द्वारा लिखी गई थी। ये समय की कसौटी पर खरी उतरी है। जब यून वहां पहुंची तो नगर स्वामी के निवास का दरवाजा अपने आप खुल गया। ये यून ने अंदर जाने से पहले अपनी सांसों को समायोजित किया। दरवाजे से अंदर जाते ही वह एक जगमगाते हॉल में दाखिल हुआ। ये यून ने देखा कि कुछ स्तंभों के बीच एक अधेड़ उम्र का विद्वान खड़ा था। वह अपने हाथ पीठ पीछे रखे एक चित्र को निहार रहा था। ये तस्वीर बहुत अजीब लग रही थी। इसमें कुछ अमूर्त लाल रेखाएं थीं जो अंतहीन रूप से फैली हुई थीं। ये धब्बेदार खून की तरह दिख रही थी। इस तस्वीर को देखकर ही मन में बेहद अप्रिय अनुभूति होती है। हालांकि ये यून को तस्वीर के बारे में कुछ पता था, लेकिन उसने पूछा नहीं। वह नगर प्रमुख के पीछे चुपचाप खड़ा रहा। ये पहली बार था जब उनकी मुलाकात ताया डिवाइन सिटी के नगर प्रमुख से हुई थी। उनके लिए ज्यादा सवाल पूछना उचित नहीं था। अधेड़ उम्र के विद्वान ने काफी देर तक देखा, फिर मुड़कर ये यून की ओर देखा। नगर स्वामी, ये यून ने झुककर प्रणाम किया। अधेड़ उम्र के विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये यून, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने 10,000 पशु टोटेम में महारत कैसे हासिल की? ये यून को पहले से ही उम्मीद थी कि अधेड़ उम्र का विद्वान उससे ये सवाल पूछेगा। उसने सोच समझकर अपने शब्दों का वर्णन किया कि कैसे उसकी मुलाकात शुद्ध यांग आत्मा से हुई और जब वह उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सका तो उसकी मुलाकात गोल्डन क्रो प्रजाति से हुई। फिर उसने उन दोनों शुद्ध यांग प्राणियों के बीच लड़ाई देखी। बाद में उसने बताया कि कैसे उसने सूजी द्वारा दिए गए सुरक्षा कवच का इस्तेमाल किया। उसने उस सुरक्षा कवच की मदद से अपनी समस्या का समाधान किया और फिर अंततः गोल्डन क्रो प्रजाति को मार डाला। ये यून ने जो कुछ भी कहा वह सब सच था, उसमें कोई झूठ नहीं था। बस कुछ बातें थीं जो उसने नहीं बताईं। नगर प्रमुख ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया। आपके वर्णन के अनुसार ये वास्तव में एक बहुत अच्छा अवसर है। हालांकि मुझे लगता है कि आपने केवल यही अवसर नहीं देखे होंगे, है ना? अधेड़ उम्र के विद्वान किसी बात की ओर इशारा कर रहे थे जिससे ये उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये यून, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अधेड़ उम्र के विद्वान ने हंसते हुए कहा, फॉलन स्टार गेट में आपको जो कुछ भी मिला वह सब आपका है। एक कनिष्ठ के रूप में आपने उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। अगर मुझे इसके लिए आपसे प्रतिस्पर्धा करनी पड़े तो मेरी सोच और आकांक्षाओं के हिसाब से मैं नगर स्वामी बनने के योग्य नहीं हूँ। ताया दिव्य नगर करोड़ों वर्षों से अस्तित्व में था। इन सभी वर्षों में ताया दिव्य नगर में ऋषि निवास करते रहे। कुलीन ऋषि अक्सर प्रशिक्षण के लिए दिव्य वन में जाते थे, इसलिए उनके लिए कोई सौभाग्यशाली घटना घटित होना कोई असामान्य बात नहीं थी। यदि दिव्य नगर के ऋषि स्तर के बुजुर्ग हर प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ घटित होने वाली आकस्मिक घटनाओं के लिए आपस में लड़ने लगते तो अराजकता फैल जाती। यदि ऐसा ही चलता रहा तो ताया दिव्य साम्राज्य थोड़े ही समय में नष्ट हो जाता। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने आगे कहा, मेरी इस अवस्था में महान सम्राट बनने की संभावना नगण्य है। चाहे कितना भी बड़ा सौभाग्यशाली अवसर मिले, ये बहुत कठिन होगा। चूंकि मैंने अपनी अधिकांश क्षमता खर्च कर दी है, इसलिए ऋषि स्तर के शिखर से महान सम्राट स्तर तक की दूरी एक दिव्य खाई के समान है। मेरे लिए इसे पार करना असंभव है, इसलिए आप मेरी संपत्ति पर लालच करने की चिंता न करें। और अगर आप ही होते तो एक बड़े सौभाग्यशाली अवसर के बावजूद महान सम्राट के क्षेत्र में प्रवेश करना अत्यंत कठिन होता। यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाते तो ये ताया दिव्य साम्राज्य और मेरे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता। जब अधेड़ उम्र के विद्वान ने यह कहा तो अचानक उन्हें अनगिनत भावनाएं महसूस होने लगीं। ये यून, तुम्हारी कई उपलब्धियां ताया दिव्य साम्राज्य में अभूतपूर्व हैं। हालांकि जब तुम्हें कुछ ऐसे गुटों में रखा जाए जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते तो शायद ये कुछ भी नहीं होंगी। अब आपने कृपाण मकबरे और तलवार मकबरे के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। आपने कुछ ही दिनों में ताया पवित्र तकनीक में महारत हासिल कर ली है और आपने 10,000 पशु टोटेम में भी महारत प्राप्त कर ली है। आपकी ये सभी उपलब्धियां मुझे आश्चर्यचकित करती हैं। हालांकि यह महज एक आश्चर्य है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी वर्तमान स्थिति में भविष्य में आपके पास एक महान सम्राट बनने का अवसर है। लेकिन उस विशाल संसार में तो फिर क्या, ये दुनिया बहुत बड़ी है। तुम अकेले ऐसे युवा नहीं हो जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया हूँ। उदाहरण के लिए, जिस लुओ हुआ एव ने तुम्हारी चोटों का इलाज किया, हो सकता है भविष्य में उसकी उपलब्धियां तुमसे कहीं अधिक हों। जब अधेड़ उम्र के विद्वान ने अचानक ये बात कही तो ये यून घबरा गई। उस अधेड़ उम्र के विद्वान को पता था कि लुओ हुआ ने उसके घावों को ठीक कर दिया था। दरअसल हालांकि लुओ हुआ ने उसका इलाज करने के लिए एक गुप्त क्षेत्र चुना था, लेकिन उस अधेड़ उम्र के विद्वान के साधनों के साथ उसने संभवतः अपनी दृष्टि से उसका और लुओ हुआ का पता लगाने के तरीके अपनाए होंगे और लुओ हुआ द्वारा उसका इलाज करने की प्रक्रिया को देखा होगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
उस युवती के बारे में मेरी उसकी जांच करने की कोई मंशा नहीं है। वह एक बहुत बड़े गुट से आती है। मुझे ये भी नहीं लगता कि उस गुट की ताया दिव्य साम्राज्य के खिलाफ कोई साजिश है, इसलिए मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूँ। बोलते समय अधेड़ उम्र के विद्वान ने थोड़ा सा मुंह फेर लिया। फिर उन्होंने अपने पीछे खून से लथपथ तस्वीर की ओर देखा। ताया दिव्य साम्राज्य इस संसार में एक नन्हे पत्ते के समान है। इसका इतने लंबे समय तक टिके रहना अत्यंत दुर्लभ है। भविष्य में इसके ढहने की पूरी संभावना है। उदाहरण के लिए ये संकट जिसका हम अभी सामना कर रहे हैं। ये यून चुपचाप नगर प्रमुख की बातें सुन रहा था। वह उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के नेतृत्व के स्वभाव को महसूस कर सकता था। उस अधेड़ उम्र के विद्वान को सबसे ज्यादा चिंता ताया दिव्य साम्राज्य के भविष्य की थी। नगर स्वामी, क्या आप उस चरवाहे लड़के की बात कर रहे हैं? ये यून ने सावधानी से पूछा। शायद, अधेड़ उम्र के विद्वान ने आह भरी। ये चित्र जो आप अपने सामने देख रहे हैं शाही शहर के एक ऋषि ने बनाया था। उन्होंने अपने जीवन के कुछ 100 साल ताया कंपास का उपयोग करके एक भविष्य सूचक चित्र बनाने में व्यतीत किए। अध्याय 345, महान अपेक्षाएं। ताया कंपास। ये यून इस वस्तु के बारे में जानता था। ये ताया दिव्य साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक थी। जब बैंगनी बादलों के जन्म की घटना घटी थी तब ताया दिव्य राज्य खजाने की खोज के लिए ताया कंपास का उपयोग करता था। वास्तव में ताया कंपास का उपयोग अधिकांश समय खजाने की खोज के लिए ही किया जाता था। परिणामस्वरूप नागरिक इसे आमतौर पर खजाने का कंपास कहते थे। भविष्यवाणी के क्या परिणाम निकले? ये यून ने पूछा। इसका परिणाम भीषण आपदा थी। अधेड़ उम्र के विद्वान का चेहरा गंभीर हो गया। दरअसल भविष्यवाणी करने से पहले ही मुझे एक अशुभ आभास हो गया था। मैं भी भविष्य की भविष्यवाणी करने में असमर्थ हूँ। अधेड़ उम्र के विद्वान ने सिर हिलाया। भविष्य रहस्यों से भरा था। ऋषि जैसी साधना से भविष्य की झलक पाना बहुत मुश्किल था। उन्हें बस एक धुंधली सी पूर्व सूचना ही मिल पाती थी। जुलाहा, उद्धरण चिन्ह। ये यून को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए। असल में जब चरवाहा लड़का प्रकट हुआ तो ताया दिव्य साम्राज्य केवल चिंतित हुआ। उन्होंने सहयोगी देशों से संपर्क करके युद्ध की तैयारी कर ली थी, लेकिन क्या सचमुच कोई राक्षसों का झुंड आएगा या नहीं, यह अभी भी अज्ञात था। लोगों को उम्मीद थी कि उनका डर बेवजह था। हालांकि ताया दिव्य नगर के नगर प्रमुख के शब्दों से यह स्पष्ट हो गया था कि ताया दिव्य साम्राज्य को जल्द ही एक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ये यून को चरवाहे लड़के से मिलने का वो समय याद आया। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि इतना शांत और कोमल दिखने वाला युवक, जो किसी आम देहाती लड़के जैसा लग रहा था, असल में एक शैतानी ताकत था जिसने अनगिनत लोगों को मार डाला था। उसका प्रकट होना खून की आंधी के साथ होता था। वह किस तरह का व्यक्ति था? ये यून, ताया दिव्य साम्राज्य का भविष्य अनिश्चित है। ये दिव्य साम्राज्य बहुत लंबे समय से अस्तित्व में है और मुझे इसमें उदासीनता का आभास हो रहा है। मैं दिव्य साम्राज्य का भविष्य नहीं देख सकती, लेकिन मेरा अनुमान है कि यह संकट ताया दिव्य साम्राज्य के लिए टूटने और खुद को फिर से बनाने का एक अवसर हो सकता है। यदि यह इस संकट से बच जाता है तो दिव्य साम्राज्य का पुनर्जन्म होगा। यदि नहीं तो उद्धरण चिन्ह। अधेड़ उम्र के विद्वान अपनी बात अधूरी छोड़कर रुक गए। ये सुनकर ये यून घबरा गया। स्थिति उसकी सोच से कहीं अधिक गंभीर थी। क्या इतना बड़ा देश नष्ट हो सकता है? ठीक है, अब इस बारे में और बात नहीं करते। ये यून, तुमने इस बार सबसे ज्यादा योगदान दिया है। मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तुम युआन फाउंडेशन को पार करने ही वाले हो। ये लो, मेरे पास एक औषधि है जिसे तुम अभी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही नगर प्रमुख ने बोलना शुरू किया, उन्होंने एक छोटा सा चीनी मिट्टी का फूलदान निकाला और उसे ये यून को सौंप दिया। ये यून ने फूलदान लिया और उसका ढक्कन हटाया। उसमें से गहरे लाल रंग का एक तरल पदार्थ निकला। अमृत को हाथ में लेते ही ये यून के हाथ गर्म हो गए। ऐसा लगा जैसे उसने आग की लपटें पकड़ रखी हों। कई साल पहले मुझे एक प्राचीन जड़ी बूटी मिली। इसका नाम ड्रैगन ब्लड ल्यूसिडम है। ये प्राचीन जड़ी बूटी सामान्य ल्यूसिडम से अलग नहीं दिखती। हालांकि जब आप इसकी जड़ों या डंठल को काटते हैं तो उसमें से खून के रंग का रस निकलता है, इसीलिए इसका ये नाम पड़ा है। ड्रैगन ब्लड ल्यूसिडम को पाना बेहद मुश्किल है। यह आपके द्वारा प्राप्त किए गए हेवन पर्पल यांग जिनसेंग से भी कहीं अधिक कठिन है। मैंने इसका उपयोग ब्लड यांग एलिक्जिर बनाने में मुख्य औषधि के रूप में किया। ब्लड यांग एलिक्जिर अत्यंत शक्तिशाली यांग जड़ी बूटियां हैं। आप शुद्ध यांग नियमों का अभ्यास कर रहे हैं और अपने सौभाग्यशाली अवसरों के कारण अब आपके पास आंशिक रूप से शुद्ध यांग शरीर है। यदि आप युआन फाउंडेशन क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले इस ब्लड यांग एलिक्जिर का सेवन करते हैं तो यह आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। युआन फाउंडेशन क्षेत्र में प्रवेश करने और इस रक्त यांग अमृत का उपयोग करने से एक सामान्य व्यक्ति का शरीर फटकर मर सकता है, यह इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि यह व्यर्थ होगा। हालांकि मेरा मानना है कि इसे आपको देने से रक्त यांग अमृत का सदुपयोग होगा। उस समय मैं तुम्हें केंद्रीय दिव्य मीनार की 99वीं मंजिल पर एक स्वर्ग स्तरीय कमरा दूंगा ताकि तुम एकांत साधना करके सफलता प्राप्त कर सको। रक्त यांग अमृत तुम्हारे युआन आधारभूत स्तर को और भी मजबूत बनाएगा। याद रखें, युआन फाउंडेशन स्तर अत्यंत महत्वपूर्ण है। युआन फाउंडेशन, युआन फाउंडेशन। युआन का अर्थ है प्रथम, जबकि फाउंडेशन का अर्थ है आधारशिला। युआन फाउंडेशन स्तर आपकी मार्शल आर्ट का आधार है। आपको एक ठोस और मजबूत युआन फाउंडेशन बनाना होगा। यह आपकी भविष्य की सफलता को बहुत प्रभावित करेगा। जब यून ने उस अधेड़ उम्र के विद्वान की ये सारी बातें सुनी तो उसे हार्दिक कृतज्ञता का अनुभव हुआ। ये सभी शानदार परिस्थितियां संभवतः ताया दिव्य साम्राज्य के एक युवा योद्धा के लिए युआन आधारभूत स्तर तक पहुंचने के दौरान मिलने वाला सर्वोत्तम संभव व्यवहार था। उन्होंने ताया दिव्य साम्राज्य के लिए पूरी निष्ठा से परिश्रम किया और ताया दिव्य साम्राज्य ने भी बदले में वैसा ही स्नेह दिया। ये संबंध बहुत ही दुर्लभ था। यह आपके लिए भी है। ये कहते हुए अधेड़ उम्र के विद्वान ने यून को एक लकड़ी का बक्सा सौंप दिया। लकड़ी का बक्सा प्राचीन काल का लग रहा था। जब यून ने उसे दोनों हाथों में पकड़ा तो उसे लगा जैसे उसके हाथ धंस रहे हों। लकड़ी धातु से कई गुना भारी थी, जो आश्चर्यजनक था। ये दिव्य आबनूस था। यून ने इस लकड़ी को पहचान लिया। दिव्य आबनूस धातु से भी अधिक कठोर था। ये 100,000 वर्षों तक जमीन में दबे रहने पर भी सड़ता नहीं था। हालांकि यून के हाथों में मौजूद दिव्य आबनूस के बक्से पर समय के निशान साफ दिख रहे थे। यह उम्र के साथ धब्बेदार हो गया था। यह लकड़ी का बक्सा कितने समय से चल रहा था, यह अज्ञात था।
यीयून ने लकड़ी का बक्सा खोला और उसके अंदर एक पीला रेशमी कपड़ा था। रेशमी कपड़े के ऊपर 9 जेड स्क्रॉल रखे थे। सभी जेड के पन्ने एक कतार में रखे थे, जिनमें से एक दूसरे से बड़ा था। यीयून ने जब उनमें से एक को उठाया और अपने हाथ में रखा तो उसे जेड के पन्ने की गर्माहट महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे वह मांस और खून से बना हो। यह ताया पवित्र तकनीक है। यीयून की आंखें चमक उठीं। जी हाँ, ये ताया पवित्र तकनीक का संपूर्ण जेड स्क्रॉल सेट है। ये 9 जेड स्क्रॉल ताया पवित्र तकनीक के 9 स्तरों के अनुरूप हैं। जैसे जैसे आप उच्च स्तर पर जाते हैं, जेड स्क्रॉल की संख्या कम होती जाती है। विशेष रूप से 9वां जेड स्क्रॉल इसकी केवल एक ही प्रति है। ताया दिव्य साम्राज्य के सम्राट, ताया दिव्य नगर के नगर प्रमुख और ताया पवित्र तकनीक में महान उपलब्धियां प्राप्त करने वाले अन्य सभी लोगों द्वारा प्राचीन काल से ही 9वें जेड स्क्रॉल की प्रतिकृति बनाने के प्रयास किए गए हैं। हालांकि सभी प्रयास विफल रहे हैं। जो कुछ ही प्रतियां मौजूद हैं वे मूल प्रति से बहुत भिन्न हैं। साधना तकनीकों की नकल करना बेहद मुश्किल है। नकल करने वाले के लिए नकल करने की क्षमता हासिल करने से पहले उस तकनीक में पूरी तरह महारत हासिल करना आवश्यक था, और ताया पवित्र तकनीक में पूरी तरह महारत हासिल करना तो और भी मुश्किल था। अब मैं ये 9 जेड स्क्रॉल आपको सौंप रहा हूँ। ये हमारे ताया दिव्य साम्राज्य की नींव है। नागरिकों में यह अफवाह फैली है कि ताया पवित्र तकनीक की रचना ताया दिव्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट ने की थी, लेकिन वास्तव में ये सच नहीं है। इस पवित्र तकनीक को संस्थापक सम्राट ने एक प्राचीन खंडहर में खोजा था। आपके हाथों में मौजूद ये 9 जेड स्क्रॉल मूल प्रतियां हैं जिन्हें संस्थापक सम्राट ने उस खंडहर से निकाला था। अब से ये जेड के ग्रंथ तुम्हारे पास रहेंगे, लेकिन अगर सचमुच संकट आ गया तो मैं इन्हें तुमसे ले लूंगा। तुम अभी भी इनकी रक्षा करने में सक्षम नहीं हो। ये 9 जेड स्क्रॉल अजेय हैं और जल एवं अग्नि से अप्रभावित हैं। ताया दिव्य साम्राज्य में ये करोड़ों वर्षों से बिना किसी समस्या के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि ये मेरे हाथों से खो जाएं। अधेड़ उम्र के विद्वान ने यीयून की ओर गंभीरता से देखते हुए बोलना शुरू किया। इतना कहकर उन्होंने यीयून के कंधे पर हाथ रख दिया। यीयून को हाथ बहुत भारी लगा। ये 9 जेड स्क्रॉल वास्तव में वही मूल जेड स्क्रॉल थे जो संस्थापक दिव्य सम्राट ने छोड़े थे। इनका महत्व स्पष्ट था। यह अप्रत्याशित था कि नगर स्वामी उसे साधना के लिए मूल जेड स्क्रॉल दे देगा। इस ऋण राशि को हल्का नहीं कहा जा सकता। ताया दिव्य नगर के नगर प्रमुख ने यीयून से बहुत उम्मीदें रखी थीं। उन्हें यह भी आशा थी कि यदि ताया दिव्य राज्य को किसी भयानक आपदा का सामना करना पड़े तो यीयून ही दिव्य राज्य का एकमात्र उत्तराधिकारी बनेगा। जब ये बीज अंकुरित हुआ तो एक दिन यह एक विशाल वृक्ष बन सकता था। अध्याय 346 युआन फाउंडेशन क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास। यीयून ने अपने सामने स्थित निवास को देखा जो कई 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। इसमें एक रसायन विज्ञान प्रयोगशाला, एक पुस्तकालय, एक अतिथि कक्ष, एक शयन कक्ष और एक साधना कक्ष था। सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद थीं। कमरे के बीचों बीच एक महंगी सरणी थी जो स्वर्ग पृथ्वी युआनची ऊर्जा को एकत्रित कर सकती थी। इसकी सहायता से एक योद्धा आधे प्रयास में 2 गुने परिणाम प्राप्त करने के लिए यहाँ साधना कर सकता था। यह केंद्रीय दिव्य टावर की 99वीं मंजिल का स्वर्ग स्तरीय कमरा था। केंद्रीय दिव्य मीनार की 99वीं मंजिल का क्षेत्रफल मात्र कुछ हजार वर्ग मीटर था। इस मंजिल पर कुल 4 कमरे थे। ये कमरा साधकों के लिए खुला नहीं था, लेकिन अब यीयून को यहाँ लंबे समय तक रहने की अनुमति मिल गई थी। लगभग 1 साल पहले जब यीयून ने पहली बार ताया डिवाइन सिटी में प्रवेश किया था, तब यीयून ने कभी सपने में भी केंद्रीय दिव्य टावर की 99वीं मंजिल के कमरों में प्रवेश करने के बारे में नहीं सोचा होगा। यीयून मिश्रित भावनाओं से जूझ रहा था, तभी अचानक उसे पीछे से एक बच्चे जैसी स्त्री की आवाज़ सुनाई दी, मालकिन मालकिन मेरा इंतजार कीजिए। आवाज़ बेहद जानी पहचानी लग रही थी। कुछ देर रुकने के बाद यीयून ने अपना सिर घुमाया और लुओ हुआर को लाल गाउन और ऊंचे चमड़े के बूट पहने देखा। वह अपने आसपास का जायजा ले रही थी, मानो अपार्टमेंट ढूंढ रही हो, और उसके पीछे नौकरानी डोंगर थी। बेचारी डोंगर के दोनों पैर छोटे थे, फिर भी उसके शरीर पर हर आकार के थैले लटके रहते थे। वह हर कुछ कदम पर हौंकते हुए बोली, मालकिन जरा धीरे चलिए। डोंगर हौंकते हौंकते सीढ़ियां चढ़ी। आमतौर पर सामान जैसी चीजें अंतरस्थानिक छल्लों में रखी जा सकती थीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती थीं जिन्हें अंतरस्थानिक छल्लों में रखना उचित नहीं होता था। उदाहरण के लिए गमले में लगा पौधा जिसे डोंग एर इस समय गले लगाए हुए थी। जीवित वस्तुओं को अंतरस्थानिक छल्लों में नहीं रखा जा सकता था। यीयून ने डोंग एर के गले में लटकी हुई एक बिल्ली को भी देखा। ये बिल्ली डोंग एर के गले के पट्टे में आराम से सिकुड़ी हुई सोती हुई लग रही थी। ये कमरा उस जगह से थोड़ा बेहतर है जहां हम पहले ठहरे थे। डोंगर, सामान नीचे रख दो, लुओ हुआर ने संतुष्टि भरे लहजे में कहा। डोंगर मानो बोझ से मुक्त हो गई। बिना सोचे समझे उसने अपने शरीर पर रखी सारी चीजें नीचे रख दी। बिल्ली भी अनिच्छा से नीचे कूद गई। तभी यीयून को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बिल्ली नहीं बल्कि एक प्रकार का आध्यात्मिक जीव है। आप भी यहाँ आ गए हैं। तभी लुओ हुआर ने यीयून को देखा जो कमरे के बीचों बीच आ गई थी। वह थोड़ी हैरान थी। लुओ हुआर को पहले ताया दिव्य नगर के नगर प्रमुख ने बुलाया था। उन्हें बिना किसी कारण के कई लाभ मिले और उन्हें केंद्रीय दिव्य टावर की 99वीं मंजिल पर रहने की अनुमति दी गई। लुओ हुआर इस बात से बहुत खुश थीं। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जैसे ही वो यहाँ आएंगी उन्हें यीयून यहाँ घूमते हुए दिखाई देगा। अब लुओ हुआर को यीयून से नफरत तो नहीं थी, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसे देखते ही लुओ हुआर को कुछ अप्रिय अनुभव याद आ जाते थे, जिनमें कुछ समय पहले ही उनका इलाज करना भी शामिल था। चूंकि लुओ हुआर के पास उसे गले लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए उसे थोड़ा गुस्सा भी आया। हाँ, ये तो एक अजीब संयोग है, यीयून ने अनिच्छा से ये शब्द कहे। ध्यान से सोचने पर उसे लगा कि नगर प्रमुख द्वारा लुओ हुआर को केंद्रीय दिव्य मीनार की 99वीं मंजिल पर पदोन्नत करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। ताया दिव्य साम्राज्य एक बड़ी आपदा का सामना करने वाला था और लुओ हुओ एर का दर्जा विशेष था। नगर प्रमुख को लुओ हुओ एर के समर्थन वाला गुट ताया दिव्य साम्राज्य को बचाने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन लुओ हुओ एर के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना निश्चित रूप से गलत नहीं था। एक कदम पीछे हटकर देखने पर यह स्पष्ट हो गया कि उसे अच्छे संबंध रखना व्यर्थ था।
हालांकि जब तक लुओहुआर केंद्रीय दिव्य मीनार की 99वीं मंजिल पर रहती, राक्षसों के झुंड द्वारा शहर पर आक्रमण करने की स्थिति में लुओहुआर का परिवार स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय नहीं बैठेगा। वे निश्चित रूप से किसी को ताया दिव्य साम्राज्य की केंद्रीय दिव्य मीनार में भेजेंगे। उस क्षण यीयुन के लिए ये जीवन रक्षक साबित हो सकता था। जब यीयुन ने इस बारे में सोचा तो उसे धीरे धीरे समझ में आया कि नगर स्वामी लुओहुआई की स्थिति का इस्तेमाल ढाल के रूप में कर रहा था। क्यों, आप तो मेरी पड़ोसी बनने को लेकर काफी अनिच्छुक लग रही हैं। लुओहुआर के छोटे होंठ सिकुड़ गए। यीयुन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अभी भी आपका शुक्रिया अदा करना है कि आपने मेरा इलाज किया। अब ठीक है। लुओहुआई के होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठे। वह आराम से कुर्सी पर बैठ गई और कुर्सी के आराम का लुत्फा उठाते हुए बोली, ये जगह भी ठीक ठाक है, हालांकि यह मेरे पुराने घर से बदतर है। लुओहुओ एर की बातें सुनकर यीयुन ने अपनी आंखें घुमाईं। हालांकि लुओहुओ एर को अपनी बड़ाई करने की आदत थी, लेकिन यीयुन को उसकी इस बात पर कोई शक नहीं था कि यह जगह उसके घर से भी बदतर है। उसे कभी समझ नहीं आया कि लुओहुओ एर ताया डिवाइन सिटी में क्या कर रही थी। अगर यह मान लिया जाए कि वह यहाँ किसी मिशन पर आई थी और इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया जाए कि ताया दिव्य साम्राज्य कोई उच्च कोटि का स्थान नहीं था, तो ऐसी कोई बात होना मुश्किल था जो उन महाशक्तियों को आकर्षित कर सके। और अगर ऐसी कोई बात थी भी, तो भी उनके लिए अपनी उस अनमोल बेटी लुओहुआर को, जो अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुई थी, इस मिशन पर भेजना तरकीन था। मैं यहीं रुकूंगी, लुओहुआर ने कमरे का जायजा लेने के बाद कहा। यीयुन अवाक रह गया। पहले तो वह कहना चाहता था कि उसने ये कमरा चुना है, लेकिन उसने यह बात न कहने का फैसला किया, खासकर छोटी डोंगर को तरह तरह की चीजें उठाते देखकर। वह हर जगह सामान रखते हुए जोर जोर से सांस ले रही थी, इसलिए कहने की कोई जरूरत ही नहीं थी। दूसरे कमरे में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। यीयुन ने विदाई ली और बगल वाले स्वर्ग स्तरीय कमरे को चुना। उसे युआन फाउंडेशन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए हर अवसर का लाभ उठाना था। यह न जानने के अलावा कि विपत्ति कब आएगी, यीयुन ये भी जानता था कि उसकी शक्ति, अगर विपत्ति उतनी ही भयानक हुई जितनी कि नगर स्वामी ने भविष्यवाणी की थी, तो तूफान में एक नगण्य लहर के समान होगी। अगर वह अपनी ताकत को थोड़ा सा भी बढ़ा सके तो इससे उसे अपने भाग्य पर थोड़ा और नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। यीयुन ने कमरे के साधना क्षेत्र में प्रवेश किया और पत्थर का दरवाजा बंद कर दिया। यह साधना क्षेत्र ताया दिव्य नगरी में स्थित विशाल युआनची सरणी के प्रमुख केंद्रों में से एक था। यहाँ स्वर्ग पृथ्वी युआनची इतनी सघन थी कि यह लगभग तरल बूंदों में संघनित हो गई थी। यीयुन ने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी को छुआ और उसकी हथेली में एक लाल अमृत प्रकट हुआ। यह ब्लड यांग एलिक्जिर था। ब्लड यांग अमृत को अपने हाथों में लिए हुए यीयुन को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह एक ज्वाला को थामे हुए हो। ब्लड यांग एलिक्जिर को एक प्राचीन जड़ी बूटी से परिष्कृत किया गया था। इसमें शुद्ध यांग हर्बल सार की आश्चर्यजनक मात्रा मौजूद थी। सामान्यतः सामान्य पर्पल ब्लड क्षेत्र के साधक इसे अवशोषित नहीं कर पाते थे। युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धा भी सीधे ब्लड यांग अमृत का सेवन करने का साहस नहीं करते थे। वे आमतौर पर ब्लड यांग अमृत को पानी में भिगोते थे और उस अमृत के पानी को कई बार पीते थे, जैसे चाय पीते हों। हालांकि ऐसा करने से पानी में डुबोते ही पहली बार में ही वह औषधि अपना सार खोने लगेगी। इससे भारी बर्बादी होगी। यीयुन को इन सब बातों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। उसके पास बैंगनी क्रिस्टल और एक अपूर्ण शुद्ध यांग शरीर था, इसलिए रक्त यांग अमृत को पूरी तरह से निगलना कोई कठिन कार्य नहीं था। लेकिन इसे पूरी तरह से समझने के लिए उन्हें कई महीनों की जरूरत थी। ये कुछ महीने वो समय होंगे जिनकी यीयुन को युआन फाउंडेशन क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करने के लिए आवश्यकता होगी। यीयुन ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया, जिससे उसका हृदय और मन पूरी तरह शांत हो गया। वह 4 घंटे तक चुपचाप बैठा रहा, अपने मन को पानी की तरह स्थिर होने दिया। इसके बाद यीयुन ने ब्लड यांग अमृत पी लिया। ब्लड यांग एलिक्जिर एक अत्यंत शक्तिशाली औषधि थी जिसमें अत्यधिक यांग शक्ति थी। यह उसके हाथों में आग की लपटों की तरह थी, इसलिए जब उसने इसे निगला तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने लोहे का टुकड़ा निगल लिया हो। यीयुन को तुरंत अपने शरीर में आग सी महसूस हुई। इस गर्मी से यीयुन के शरीर के अंदरूनी हिस्से जल गए। यीयुन इसके लिए तैयार था। उसने अपने दोनों हाथों को अपने दांतियान पर दबाया और दर्द सहन किया। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल से जोड़कर उसने धीरे धीरे रक्त यांग अमृत की सारी ऊर्जा को अमृत से बाहर निकालना शुरू कर दिया। ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा बैंगनी क्रिस्टल में संग्रहित था, जबकि ऊर्जा का एक छोटा हिस्सा यीयुन की नसों और रक्तवाहिकाओं में समाहित हो गया, क्योंकि यह उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसकी नसों में प्रवाहित होने वाली इस सारी ऊर्जा ने यीयुन के शरीर के हर हिस्से में जलन पैदा कर दी। जैसे ही यीयुन को लगा कि उसका खून खौलने लगा है, ऊर्जा उसकी अस्थि मज्जा में समाहित हो गई। उसका शरीर पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ था और उसकी त्वचा खून की तरह लाल हो गई थी। वह ऐसा लग रहा था मानो पूरी तरह से पक गया हो। उसके रोमछिद्रों से जलवाष्प, रक्त की बूंदें और चिपचिपी भूरी अशुद्धियां निकलने लगीं। यीयुन को ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर जलती हुई भट्टी हो, उसके शरीर के हर महत्वपूर्ण हिस्से से आग निकल रही हो। यह असहनीय पीड़ा थी। उस समय यीयुन को गोल्डन क्रो प्रजाति के पशु चिन्ह को अवशोषित करने का अनुभव था, और अब हालांकि ब्लड यांग अमृत को अवशोषित करना बेहद दर्दनाक था, लेकिन इससे उसकी नसों को उतना नुकसान नहीं हुआ। अन्यथा घावों का उपचार करते समय खेती करना कष्टदायक होगा। 2 घंटे बाद दर्द धीरे धीरे कम होने तक सेकंड मिनटों में बदल गए। यीयुन का पूरा शरीर खून की धारियों और चिपचिपी अशुद्धियों से ढका हुआ था। लंबे समय तक दर्द सहने के कारण यीयुन का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके दोनों हाथ कांप रहे थे। हालांकि यीयुन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह महसूस कर सकता था कि उसकी सारी युआनची उसके दांतियान में समाहित हो गई है। उसका दांतियान धीरे धीरे स्थिर होते हुए अधिकाधिक युआनची एकत्रित कर रहा था। ये युआन साम्राज्य की नींव के शुरुआती चरण थे। इस बदलाव से यीयुन बेहद खुश हो गया। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, उसे अपनी शक्ति में भी वृद्धि महसूस होने लगी। यीयुन इस समय युआन नींव के अर्धचरण स्तर पर था। उसे युआन नींव के द्वार से एक कदम आगे बढ़ा हुआ माना जा सकता है। युआन नींव का अर्धचरण स्तर कोई वास्तविक स्तर नहीं है, बल्कि यह केवल एक संक्रमणकालीन अवस्था है। बैंगनी रक्त स्तर के शिखर पर पहुंचे लोग शायद अपने पूरे जीवन में कभी युआन नींव स्तर तक न पहुंच पाएं, लेकिन जो लोग युआन नींव के अर्धचरण स्तर तक पहुंच जाते हैं, वे थोड़े ही समय में युआन नींव स्तर तक पहुंच जाते हैं।
इस समय ब्लड यांग एलिक्जिर की औषधीय शक्ति अभी भी काफी मात्रा में बची हुई थी। ये यून को अभी भी अपने शरीर में जलन महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था मानो अगर उसने इसे बाहर नहीं निकाला तो वह जलकर मर जाएगा। ये यून ने एक ही प्रयास में इसे पूरा करने का निर्णय लिया और उसने बैंगनी क्रिस्टल में रक्त यांग अमृत की ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा, साथ ही इसे अपने डेंटिन में संपीड़ित किया। दूसरी बार जलन का दर्द काफी कम हो गया था। ये यून धीरे धीरे इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार था। यह एक लंबी, कठिन और दर्दनाक प्रक्रिया थी। दिन बीतते बीतते ये यून के शरीर पर मौजूद कपड़े पसीने, खून और गंदगी से पूरी तरह भीग चुके थे। अब उन्हें पहनना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए और नग्न अवस्था में साधना करने लगे। प्रत्येक ऊर्जा चक्र के साथ दर्द की तीव्रता कम होती गई, जबकि ये यून ने अपने युवान आधार में ऊर्जा को मजबूत होते हुए महसूस किया। अंत में ये यून को ऐसा लगा मानो उसका दांतियान फटने ही वाला हो। इस एहसास ने ये यून को थोड़ा घबरा दिया। ऐसा लग रहा था कि उसकी दांतियान की सहन करने की क्षमता एक नाजुक सीमा तक पहुंच गई है। इस समय यदि वह बैंगनी क्रिस्टल से रक्त यांग अमृत की ऊर्जा निकालना जारी रखता तो उसे खतरे का सामना करना पड़ सकता था। इसका मुख्य कारण यह था कि रक्त यांग अमृत एक ऐसा अमृत था जिसकी सहनशीलता बैंगनी रक्त क्षेत्र के योद्धाओं की सहनशीलता से कहीं अधिक थी। ये यून ने युवान आधार क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जितनी ऊर्जा का उपयोग किया वह अन्य योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक थी। कुछ विचार विमर्श के बाद ये यून को लगा कि एक ही बार में सफलता प्राप्त करना सबसे अच्छा विकल्प है, अन्यथा उस छोटी सी कमी के कारण उसकी सफलता परिपूर्ण नहीं होगी। दांत पीसते हुए ये यून ने बैंगनी क्रिस्टल से बड़ी मात्रा में ब्लड यांग अमृत ऊर्जा निकाली। जब यह ऊर्जा उसके दांतियान में प्रवेश कर गई तो ये यून को लगा कि उसका शरीर ज्वालामुखी बन गया है। उसके शरीर में व्याप्त सारी ऊर्जा के कारण सब कुछ फट गया। ये यून के शरीर में गर्मी की एक लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे उसकी नसें फट गई हों। ये यून की रक्तवाहिकाएं कीड़ों की तरह फूली हुई प्रतीत हो रही थीं। तमाम कोशिशों के बाद वह किसी तरह सारी ऊर्जा को अपने दांतियान में वापस संपीड़ित करने में कामयाब रहा। धमाका, उसका दांतियन कांप उठा, जिससे उसके दिमाग में गर्मी की एक लहर दौड़ गई। इस लहर के कारण उसका दिमाग और शरीर अलग हो गए और दिमाग में एक झटके के साथ वह बेहोश हो गया। अध्याय 347 चेतावनी घंटी। कुछ समय बाद ये यून बेहोशी की हालत में जागा। उसने आंखें खोली तो पाया कि उसका शरीर एक चिपचिपे पदार्थ से ढका हुआ था। ब्लड यांग अमृत की ऊर्जा बैंगनी रक्त क्षेत्र के योद्धा के लिए बहुत उग्र थी। जब नगर स्वामी ने उसे ब्लड यांग अमृत दिया था तो उसका इरादा यह था कि ये यून इसे पानी में घोलकर धीरे धीरे पी ले। हालांकि ये यून ने वह सब एक ही बार में निगल लिया था। मैं सचमुच बेहोश हो गया था। लगता है कि इसने मेरे दांतियान की सहनशक्ति की सीमा को पार कर दिया था। ये यून ने गहरी सांसें लीं और धीरे धीरे खुद को शांत किया। फिर उसने अपने दांतियान की जांच की और उसे देखकर दंग रह गया। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि युवान ची उनके दांतियान में संघनित हो गई थी। ये पूरी तरह से ठोस हो गई थी। यह युवान साम्राज्य की स्थापना का प्रतीक था। अंततः वह युवान फाउंडेशन क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल हो गया था। ये यून बेहद खुश था। उसने लगभग 2 साल पहले मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू किया था। नश्वर रक्त क्षेत्र के योद्धाओं को मार्शल आर्टिस्ट नहीं माना जाता था। पर्पल ब्लड का क्षेत्र एक मार्शल आर्टिस्ट के विकास की प्रारंभिक अवस्था थी। यह नश्वर और योद्धा के बीच का संक्रमणकालीन क्षेत्र था और अब युवान फाउंडेशन क्षेत्र के साथ वह वास्तव में शुरुआत में था। उसने अपने भविष्य के मार्शल आर्ट पथ की नींव रख दी थी। जैसे जैसे उसने धीरे धीरे अपनी मुठियां भींची, ये उनको एहसास हुआ कि उसका शरीर ऊर्जा से भर गया है। ये शक्ति गहन साधना से प्राप्त होती थी। इसके कारण स्वर्ण कौवे प्रजाति के टोटेम का आह्वान करने के बाद उसकी सारी शक्ति समाप्त नहीं होती थी और वह लड़ने में असमर्थ नहीं होता था। युवान नींव को भेदने के बाद भी ये उन्होंने पाया कि उसके शरीर में अभी भी रुक रुक कर जलन हो रही थी। रक्त यांग अमृत की ऊर्जा के अंश अभी भी उसकी नसों और नाड़ियों में प्रवाहित हो रहे थे। यह ऊर्जा फिर से सक्रिय हो सकती थी। ये यून ने इस पर कुछ विचार किया और अपनी साधना तकनीक के लिए इस ऊर्जा का उपयोग करते हुए साधना जारी रखने का निर्णय लिया। और अब ये यून के पास ताया पवित्र तकनीक के जेड स्क्रॉल का पूरा सेट था। यह उनके लिए ताया पवित्र तकनीक को विकसित करने का एक आदर्श अवसर था। ये यून ने दिव्य आबनूस का बक्सा निकाला और उसमें से 9 जेड स्क्रॉल निकाले। ये 9 स्क्रॉल ताया दिव्य साम्राज्य के कई कुलीनों के सपने थे। ताया दिव्य साम्राज्य के शाही परिवार के सदस्यों में भी केवल असाधारण प्रतिभा और राजकुमार या दिव्य सम्राट बनने की योग्यता रखने वालों को ही 9 मूल जेड स्क्रॉल के पूरे सेट के साथ साधना करने का अधिकार था। ये यून ने पहला स्क्रॉल उठाया। ये एक ताया पवित्र तकनीक का पहला खंड था। दरअसल ये यून ने ताया पवित्र तकनीक के पहले स्तर में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन उस समय ये यून मूल संस्करण का उपयोग करके साधना नहीं कर रहे थे, बल्कि वे एक ऐसी प्रतिलिपि का उपयोग करके साधना कर रहे थे जो ताया दिव्य साम्राज्य के एक ऋषि द्वारा बनाई गई थी, जिन्होंने ताया पवित्र तकनीक में महान उपलब्धियां हासिल की थीं। किसी प्रतिलिपि में स्वाभाविक रूप से मूल से कुछ छोटे मोटे अंतर होते हैं। आमतौर पर इन छोटे मोटे अंतरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये यून फिर भी मूल संस्करण देखना चाहता था। वह मूल साधना तकनीक में इन छोटे मोटे अंतरों को देखना चाहता था ताकि वह अपनी किसी भी अनपेक्षित गलती को सुधार सके। साथ ही वह इससे और भी प्रेरणा प्राप्त कर सके। जेड स्क्रॉल को हाथ में लेने के बाद ये यून ने अपनी इंद्रियों को उसमें समाहित कर लिया और जो उसने देखा उससे वह चौंक गया। ये यून के शरीर में बैंगनी क्रिस्टल था, इसलिए वह ऊर्जा के नियंत्रण के प्रति अत्यंत संवेदनशील था। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी ऊर्जा दृष्टि में ताया पवित्र तकनीक के जेड स्क्रॉल के प्रत्येक शब्द और रेखा में ऊर्जा का अंश समाहित था। ऐसा लग रहा था मानो इतने समय बाद ऊर्जा के अंश काफी कमजोर हो गए हों। हालांकि वे अभी भी मौजूद थे। इसके विपरीत ताया पवित्र तकनीक की प्रति में ऊर्जा का कोई अंश नहीं था। ऐसा लगता है कि ताया पवित्र तकनीक का सृजन करने वाला व्यक्ति ऋषि स्तर से कहीं ऊपर था। वास्तव में यदि ये किसी ऋषि द्वारा निर्मित साधना तकनीक थी तो ये ताया दिव्य साम्राज्य का आधार स्तंभ कैसे बन सकती है। ताया दिव्य साम्राज्य की स्थापना करोड़ों वर्ष पूर्व हुई थी और तब से यहाँ असंख्य ऋषि हुए हैं। शीर्ष ऋषियों की भी कोई कमी नहीं थी। इसके अलावा ताया दिव्य नगर के संस्थापक नगर स्वामी जैसे अद्वितीय ऋषि भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उनमें से किसी को ताया पवित्र तकनीक के समकक्ष साधना तकनीक विकसित करते नहीं सुना था।
ताया दिव्य साम्राज्य की प्रत्येक पीढ़ी के ऋषि ताया पवित्र तकनीक में कुछ सुधार करने का प्रयास करते थे, हालांकि ये सुधार वास्तव में लाभकारी नहीं हो सकते थे। कम से कम उच्चतर मार्शल दाव स्तर पर ये सुधार अर्थहीन हो सकते थे। यी यून ने ताया पवित्र तकनीक को पढ़ा और अनजाने में उसमें लीन हो गया। वह जानता था कि यह साधना तकनीक उसे केवल अस्थायी रूप से अध्ययन के लिए दी गई है, इसलिए यदि उसने इस अवसर का लाभ उठाकर इसे और अधिक याद नहीं किया तो उसे नहीं पता था कि उसे इसे दोबारा पढ़ने का अवसर कब मिलेगा। इसलिए भले ही वह ताया पवित्र तकनीक के अंतिम कुछ खंडों की सामग्री को पूरी तरह से समझ नहीं सका, फिर भी वह उन सभी की सामग्री को अपने दिमाग में संग्रहित करने में कामयाब रहा। महीने दर महीने समय चुपचाप बीतता चला गया। यी यून को पता नहीं था कि वह कितने समय से इस कक्ष में था। उस दिन अचानक उसे डांग 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 की आवाज सुनाई दी, जो धातु के टकराने की आवाज थी। यह आवाज ताया दिव्य शहर में गरज की तरह गूंज रही थी। यी यून का कक्ष ध्वनिरोधक था और कक्ष का दरवाजा बंद होने पर यह लगभग पूरी तरह से पृथक हो जाता था। सामान्य परिस्थितियों में कक्ष के अंदर पूर्ण सन्नाटा होता, हालांकि ताया दिव्य नगर में एक ऐसी ध्वनि थी जो सीधे कक्ष में संचारित हो सकती थी। ये दिव्य वन्यभूमि घंटी की ध्वनि थी। ये दिव्य वन्य घंटा एक जादुई खजाना था। इसे केवल सर्वोच्च मानव स्वामी साधना स्तर वाले व्यक्ति द्वारा ही बजाया जा सकता था। इसकी ध्वनि हजारों मील दूर तक सुनाई दे सकती थी और ध्वनि अवरोधक तंत्र भी इसे रोक नहीं सकते थे। दिव्य वन्य जीवन की घंटी बज उठी। यी यून चिंतित हो गया। ताया दिव्य नगर में स्थित दिव्य वन्य घंटा का मुख्य उद्देश्य चेतावनी देना था। इसे केवल तभी बजाया जाता था जब कोई शत्रु आक्रमण कर रहा हो, जब ताया दिव्य नगर की सुरक्षा खतरे में हो। और ताया दिव्य नगरी को खतरा पहुंचाने वाली चीजें बहुत कम थीं। एक सामान्य छोटे आकार के जानवरों का झुंड भी ताया दिव्य नगरी से 100,000 फीट की दूरी तक नहीं आ सकता था, इसलिए दिव्य वन्य जीवन की घंटी बजाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दरअसल ऐसा कहा जाता था कि पिछले एक सहस्राब्दी में दिव्य वन्य जीवन की घंटी नहीं बजाई गई थी। ये हो सकता है। यी यून के दिल पर उदासी के बादल छा गए। वह तुरंत अपने घर से बाहर भागा और उसकी मुलाकात लुओहुआर से हुई, जो अपने घर से दौड़ती हुई बाहर आ रही थी। मिस, क्या हुआ है? डोंगर ने घबराकर अपने छोटे छोटे कान बंद करते हुए पूछा। घरों के बाहर दिव्य वन्य घंटी की ध्वनि और भी अधिक कर्कश थी। यदि किसी की साधना का स्तर कम हो तो इससे उसके शरीर के अंग घंटी की ध्वनि से प्रतिध्वनित होने लगते हैं, जो अत्यंत अप्रिय होता है। ये तो दिव्य वन्य जीवन की घंटी होनी चाहिए। इसके विपरीत लुओहुआर को कोई चिंता नहीं थी। पहली बार घंटी की आवाज सुनना उसके लिए एक अनोखा अनुभव था। यी यून, शहर के द्वार पर आओ। ठीक उसी क्षण यी यून के कानों में एक गंभीर आवाज गूंजी। यह आवाज नगर प्रमुख की थी। यी यून ने लुओहुआर की ओर एक नजर डाली। उसके चेहरे के भाव से वह समझ गया कि उसे भी ऐसा ही संदेश मिला है। चल दर। यी यून ने केंद्रीय दिव्य मीनार का बाहरी दरवाजा धक्का देकर खोला और मीनार की ढलान वाली आपातकालीन सीढ़ी से नीचे की ओर दौड़ पड़ी। जब यी यून केंद्रीय दिव्य मीनार से बाहर आया तो उसने महसूस किया कि पिछले कुछ महीनों के उसके एकांत प्रशिक्षण के दौरान ताया दिव्य शहर बदल गया था और अब पहले जैसा नहीं रहा था। दिव्य नगरी की चारों दीवारें कई रक्षा प्रणालियों से जगमगा रही थीं। इन प्रणालियों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में अस्थि अवशेषों के ढेर बड़े धातु के बक्सों में रखे गए थे। ये ताया दिव्य साम्राज्य के रणनीतिक भंडार थे। आवश्यकता पड़ने पर इन सभी का उपयोग किया जाता था। शहर के चारों कोनों पर कई गुलेलें स्थापित थीं। इन गुलेलों में पौराणिक आदिम दिव्य धनुष भी शामिल था। आदिम दिव्य धनुष एक विशाल तंत्र द्वारा संचालित था। एक आदिम दिव्य धनुष को नियंत्रित करने के लिए 10 से अधिक मानव सरदारों को अपनी सेनाओं को एकजुट करना पड़ता था। ये धनुष उन आदिम तीरों का उपयोग करता था जिन्हें यी यून ने ताया दिव्य नगर में प्रवेश करते समय पहली बार देखा था। वे 4 मीटर लंबे थे और प्रत्येक तीर एक विशेष धातु से बना था। उनके निर्माण की लागत बहुत अधिक थी और उनका वजन 10 लाख जिन था। उस समय यी यून और अन्य सभी रंगरूट आदिम तीरों का उपयोग करके बैंगनी टंगस्टन की दीवार को भेदने में असफल रहे थे। यहाँ तक कि यी यून भी अपने पहले प्रयास में असफल रहा। हालांकि वह आदिम तीर को उठा तो सकता था, लेकिन फिर भी उसे स्थिर रूप से भेदने में सक्षम नहीं था। हाथ छोड़ते ही तीर जमीन पर गिर गया। इन अनुभवों के कारण यह भयानक हथियार यी यून के दिमाग में अभी भी ताज़ा था। यह एक ऐसा हथियार था जो आदिम प्रजातियों को भी खतरा पहुंचा सकता था। शहर में इतने सारे मानव सरदारों और ऋषियों की मौजूदगी और अन्य गुटों के समर्थन से ताया दिव्य शहर की युद्ध शक्ति काफी भयावह थी। यी यून सीधे आगे बढ़ा और उसने पाया कि ताया दिव्य नगरी में पहले की तुलना में कहीं अधिक योद्धा थे। इन योद्धाओं का साधना स्तर अधिकतर मानव स्तर का था। वे विभिन्न गुटों से आए थे और कई बड़े गुटों की रीढ़ थे। ये सभी मानव सरदार कवच पहने हुए थे और उनके हाथों में हथियार थे। वे सभी गंभीर दिख रहे थे। शेंतु परिवार को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर देने वाले उस महान चरवाहे लड़के के सामने कोई भी चैन से नहीं बैठ सकता था। यी यून को उन लोगों से युद्ध जैसी भयंकर ऊर्जा का एहसास हो रहा था। इस बार यह मंच पर होने वाली लड़ाई नहीं थी, बल्कि जीवन और मृत्यु की वास्तविक लड़ाई थी। जीत से आप जीवित रह पाते थे, जबकि हार का मतलब लगभग पूरी तरह से विनाश होता था। जब यी यून शहर के द्वार पर पहुंची तो वहां पहले से ही बहुत सारे लोग एकत्रित थे। वे सभी विभिन्न गुटों के ऋषि मुनि थे। वे सभी शहर के द्वार के ऊपर खड़े थे। यी यून ने कैंगयान, जियान जी और उनके अर्धमास्टर ग्रैंडमास्टर युहुआ को देखा। उन्होंने यी यून को हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया और कुछ नहीं कहा। वे सभी दूर किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। यी यून ने ताया डिवाइन सिटी के नगर प्रमुख को भी देखा, जो उस समय 7 स्टार पैगोडा के मालिक के साथ खड़े थे। वे किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। यी यून ने नगर प्रमुख को परेशान नहीं किया और इसके बजाय अपेक्षाकृत खाली दिख रहे कांगयान के पास जाकर पूछा, क्या ये वही चरवाहा लड़का है? कैंगयान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दूर क्षितिज की ओर देखता रहा। आमतौर पर हंसमुख रहने वाले इस बूढ़े व्यक्ति का चेहरा अब गंभीर था। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा ही होना चाहिए। हमने दिव्य नगरी से 1500 किलोमीटर के दायरे में चौकियां तैनात की हैं। अभी अभी एक चौकी से एक जासूस ने बड़े पैमाने पर राक्षसों के झुंड के प्रकट होने की खबर भेजी थी। उसके बाद उसकी ओर से कोई खबर नहीं आई। संभवतः उसने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी होगी। उद्धरण चिन्ह। कैंगयान की आवाज में निराशा झलक रही थी जब उसने ये कहा, अपने देश के लिए शहीद हुए। यी यून का दिल बैठ गया।
सबको पता था कि एक जासूस होना बेहद खतरनाक होता है। जब भी राक्षसों का झुंड हमला करता है, सबसे पहले वही जासूस मरता है। लेकिन किसी न किसी को तो मरना ही था। ये युद्ध था, इसमें कोई विकल्प नहीं था। कैंग यान ने कहा। अब नगर प्रमुख ने सभी चौकियों से जासूसों को ताया दिव्य नगरी में पीछे हटने का आदेश दिया है। राक्षसों के झुंड की गति को देखते हुए वे संभवतः 2 घंटे के भीतर वहां पहुंच जाएंगे। 2 घंटे। ये यून ने आकाश की ओर देखा। ताया दिव्य नगर में सभी योद्धा सक्रिय हो चुके थे। स्पष्टतः जब वह एकांतवास में प्रशिक्षण ले रहा था, तब दिव्य नगर की रक्षा करने वाले इन योद्धाओं ने अनेक अभ्यास किए थे। हालांकि सभी लोग कुछ हद तक चिंतित थे, लेकिन कोई भी घबराया नहीं। एक के बाद एक गुलेलें खड़ी की गईं। शहर की दीवारों पर लगे विशाल तोपखाने सक्रिय हो गए। ताया दिव्य शहर के ऊपर का आकाश रंगीन जगमगाते धुंध से ढक गया। वे सरनी की प्रकाश किरणें थीं। अध्याय 348 विशाल कछुआ। शहर की दीवारों के ऊपर यियुन ने बाय और फैंगलिन को देखा। दोनों ने बिना कुछ कहे यियुन को हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया। यियुन ने गठबंधन प्रतियोगिता के दौरान दुश्मन रहे कई लोगों को भी देखा। इस समय वे सभी कंधे से कंधा मिलाकर हथियारबंद खड़े थे। इन गुटों के लिए युद्ध क्षेत्र को ताया दिव्य शहर में स्थापित करना युद्ध की आग को अपनी भूमि पर फैलाने से बेहतर था। वातावरण पहले से कहीं अधिक गंभीर हो जाने के कारण मानो हवा जमसी गई। समय का हिसाब रखने के लिए शहर की दीवारों के ऊपर एक विशाल रेत घड़ी लगाई गई थी। जिस चौकी पर खोजी दल तैनात था, वहां से ताया दिव्य नगरी की दूरी 1500 किलोमीटर थी। अनुमान के अनुसार राक्षसों के झुंड को वहां पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। हालांकि यह अनुमान पूरी तरह सटीक नहीं था, फिर भी अनुमान बहुत गलत भी नहीं था। समय का हिसाब रखने के लिए एक रेत घड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे लोग मानसिक रूप से तैयारी कर सकें। यियुन शहर की दीवारों पर खड़ा होकर रेत को धीरे धीरे बहते हुए देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि नीचे की ओर बहने वाली चीज रेत नहीं, बल्कि नई जिंदगियां थीं। जब राक्षसों का झुंड आया, तो यह अज्ञात था कि कितनी जिंदगियां रेत की तरह गायब हो जाएंगी। हे चरवाहे लड़के, तुम किस तरह के इंसान हो? तुमने उन राक्षसों के झुंड को क्यों बुलाया जो जीवन को नष्ट कर सकते हैं? ... कुछ समय बाद आकाश में अंधेरा छाने लगा। ऐसा लगा मानो किसी काले बादल ने सूर्य को ढक लिया हो। यियुन दूर क्षितिज की ओर देखती रही और अचानक उसे दूर क्षितिज में एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। ये धुंध की एक परत जैसी थी। रेत का तूफान, अचानक किसी ने कहा। दूर क्षितिज में फैली धुंध रेत थी जो हवा में उड़ रही थी। रेत का अथाह भंडार था और उस रेत के तूफान में धुंधली सी आकृतियां छिपी हुई थीं। वे जमीन पर चल रही थीं, लेकिन वे रेत नहीं थीं। वे तो राक्षसों का झुंड थीं। बहुत ऊंचाई से सैकड़ों मील दूर तक देखने पर इमारतों के आकार के विशालकाय निर्जन जानवर भी धूल के कण जितने छोटे दिखाई देंगे। राक्षसों का झुंड, राक्षसी झुंड आ गया है। लोगों को धरती हिलती हुई महसूस हो रही थी। जानवरों के झुंड की सरपट दौड़ से सैकड़ों मील दूर से सीधे ताया दिव्य नगरी तक कंपन पहुंच रहा था। यह सचमुच एक भूकंप जैसा था जो अनगिनत निर्जन जानवरों के दौड़ने से उत्पन्न हुआ था। इसी क्षण लोगों ने आकाश में एक विशाल धुंधली आकृति को उभरते हुए देखा। उड़ती हुई रेत की आंधी के बीच वह आकृति और भी स्पष्ट हो गई। यह क्या है? किसी ने भयभीत होकर कहा। वह आकृति इतनी विशाल थी कि लोग डर के मारे कांपने लगे। बूम बूम बूम, भयानक आवाजें चारों ओर फैल गईं और उनके साथ साथ ताया दिव्य शहर तक तेज कंपन भी सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो विशाल उल्कापिंड जमीन पर गिर रहे हों। वह रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे रेत के तूफान से बाहर निकली। लोग आखिरकार उसे स्पष्ट रूप से देख पाए। पता चला कि वह एक बहुत बड़ा कछुआ था। उसका सिर अजगर के आकार का था, जबकि उसका शरीर कछुए के खोल से ढका हुआ था। गड़गड़ाहट की आवाजें उसके कदमों की थीं। उसके हर कदम से ताया दिव्य शहर में कंपन महसूस हो रहा था। हे भगवान! शहर की दीवारों पर खड़े लोग दंग रह गए। सैकड़ों मील की दूरी और 100,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस दृश्य के कारण 4-5 मंजिला विशालकाय इमारतें धूल के छोटे कणों जैसी लग रही थीं। हालांकि इस विशाल कछुए ने अपने विशाल शरीर से लगभग पूरे क्षितिज को ढक लिया था। उस दिव्य कछुए के खोल पर बना हर निशान एक शहर जितना विशाल था। उसके अंग पहाड़ जितने मोटे थे। उसके हर कदम से धरती और पहाड़ कांप उठते थे, जिससे आकाश और पृथ्वी थरथरा उठते थे। क्या इस दुनिया में कभी ऐसी कोई चीज थी? वह क्या थी? कोई निर्जन जानवर? वहां मौजूद ऋषि भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहले भी दिव्य वन में आदिम प्रजातियों को मारा था, लेकिन इस दिव्य कछुए की तुलना में उन्होंने जिन आदिम प्रजातियों को मारा था, वे कुछ भी नहीं थी। शहर की दीवारों के ऊपर मौजूद यियुन भी उतना ही हैरान था। इस दुनिया में अनगिनत अज्ञात अस्तित्व थे। यह उसकी कल्पना की सीमाओं से कहीं परे था। उदाहरण के लिए, उसकी आंखों के सामने दिव्य कछुआ और शुद्धयान तलवार महल में देखा गया कांस्य का दैत्य जो भले का उपयोग करके एक दुनिया को 2 भागों में विभाजित कर सकता था। ऐसी परिस्थितियों के सामने उसका वर्तमान स्वरूप अभी भी बहुत छोटा था। क्या ये विशाल कछुआ दिव्य वन के गहरे हिस्सों से आया है? एक ऋषि ने घबराकर पूछा। उन्हें कभी पता नहीं था कि दिव्य वन में ऐसा कोई जीव मौजूद है। यहाँ तक कि ऐतिहासिक पुस्तकों में भी इसका कोई उल्लेख नहीं था। केवल कुछ ही पुस्तकों में, जिनमें तरह तरह की विचित्र जानकारियां थीं, ऐसे विशाल कछुए का जिक्र था, लेकिन उन्हें आमतौर पर मिथकों और किंवदंतियों की श्रेणी में रखा जाता था। मुझे नहीं पता। दिव्य वन्य क्षेत्र बहुत विशाल है। हम नहीं जानते कि इसके भीतर क्या है। आदिम प्रजातियां दिव्य वन्य क्षेत्र की सर्वोच्च सत्ता नहीं है, लेकिन क्या इस पर और चर्चा करना व्यर्थ है? विशाल कछुए का सिर देखो, एक ऋषि ने कहा और सभी ने दिव्य कछुए के सिर की ओर देखा। योद्धाओं की दृष्टि अत्यंत तेज थी। इसके अलावा तरह तरह की रहस्यमयी तकनीकों का उपयोग करके लोग देख सकते थे कि पहाड़ जैसे कछुए के सिर पर स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उन्होंने हरी कमीज पहनी हुई थी, सिर पर हेयर बैंड लगाया हुआ था और हाथ में पिकोलो, एक प्रकार का वाद्य यंत्र था। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। उसके चेहरे के भाव से ऐसा लग रहा था मानो वह किसी विशाल कछुए के सिर पर खड़ा न हो, जिसका शरीर किसी ऐसे राक्षसी झुंड के भीतर स्थित हो जो किसी देश को नष्ट कर सकता हो, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो वह किसी शानदार सैर पर निकला हो। जुलाहा, किसी ने कांपती हुई आवाज में कहा। यह नाम अब ताया दिव्य साम्राज्य और अन्य 3 बड़े गुटों के लिए एक बुरे सपने जैसा था।
ये सचमुच वही है। लोग दहशत में थे। पहले कहा जाता था कि चरवाहे लड़के के प्रकट होने से खून खराबा मच जाएगा, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि चरवाहा लड़का कितना शक्तिशाली था, जब तक उन्होंने खुद उस चरवाहे लड़के को नहीं देख लिया। चरवाहे लड़के से युआन ची ऊर्जा का एक अंश भी उत्सर्जित नहीं हो रहा था, न ही वह किसी प्रकार का दबाव छोड़ रहा था। वह देखने में किसी साधारण किशोर से अलग नहीं लग रहा था, लेकिन उसे देखते ही लोगों को अकथनीय रूप से अत्यधिक दबाव महसूस होने लगता था। और जिस विशाल कछुए पर वह बैठा था, उसे देखकर सबकी सांसें थम गईं। लोगों के मन में यह भावना घर कर गई कि वे चरवाहे लड़के और जानवरों के झुंड के खिलाफ बल प्रयोग करने में असमर्थ हैं। क्या वे सचमुच इस राक्षसी झुंड का सामना कर पाएंगे? क्या वे यहीं मर जाएंगे? ये विचार कई लोगों के मन में कौंध गए। हाल ही में राक्षसों का झुंड शब्द का खूब इस्तेमाल हो रहा था। जब लोग इसके बारे में सोचते थे तो उनके दिमाग में केवल एक ऐसे राक्षसी झुंड की छवि आती थी जो सामान्य राक्षसी झुंडों की तुलना में कई गुना बड़ा होता। उन्हें लगता था कि इसमें कई प्राचीन प्रजातियां शामिल हो सकती हैं, जिससे युद्ध बेहद खूनी हो जाएगा। हालांकि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि चरवाहे लड़के द्वारा प्रकट की गई राक्षसों की टोली इतनी भयानक होगी। अकेले विशाल कछुआ ही आदिम प्रजातियों की तुलना में कहीं अधिक विशाल था। शहर के स्वामी ताया दिव्यनगर के कुछ ऋषि ताया दिव्यनगर के नगर प्रमुख के चारों ओर एकत्रित हुए। वे सभी गंभीर मुद्रा में थे। उनके माथे से पसीने की बूंदें भी टपक रही थीं। युनलॉन्ग दिव्य साम्राज्य के ऋषि भी इसी प्रकार 7 सितारा पैगोडा के स्वामी के चारों ओर एकत्रित हो गए। ऐसे शत्रु के सामने वे असहाय थे। वे इसे कैसे सहन कर पाएंगे? बूम 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 बूम। दिव्य कछुए के कदम धीमे थे, लेकिन उसका हर कदम दसियों मील की दूरी तय करता था। क्षितिज से ताया दिव्यनगर तक की दूरी तय करने के लिए उसे बस कुछ ही कदम उठाने थे। दिव्य वन्यभूमि में उसके द्वारा छोड़े गए प्रत्येक पदचिह्न से भविष्य में वर्षा होने पर एक विशाल झील का निर्माण होगा। जैसे जैसे दिव्य कछुआ पास आता गया, ताया दिव्यनगर में कंपन और भी तीव्र होता गया। इस समय पिकोलो की मधुर धुन विशाल दिव्य वन्यभूमि में सुनाई दे रही थी। सैकड़ों मील की दूरी भी उस धुन को रोक नहीं पा रही थी। पिकोलो की धुन धीरे धीरे उभरकर हवा में पानी की तरह बहने लगी और सबकी कानों में गूंजने लगी। लोग अपनी सांसें थाम लेते थे। पिकोलो की धुन हर जगह सुनाई दे रही थी। जानवरों के झुंड के जोरदार कदमों की आवाज भी उसे दबा नहीं पा रही थी। वह चरवाहा लड़का है। हम बहुत बहुत भूले थे। उद्धरण चिन्ह। युनलॉन्ग दिव्य साम्राज्य की ओर 7 स्टार पैगोडा के स्वामी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। उनके हृदय में एक अज्ञात भावना जागृत हुई। इस समय दिव्य कछुआ ताया दिव्य नगरी से कुछ ही मील दूर था। सिर उठाए हुए विशाल कछुए की ऊंचाई ताया दिव्य नगरी से भी अधिक थी। जब लोगों ने उसका विशाल सिर देखा तो उन्हें लगा मानो ताया दिव्य नगरी के सामने एक काला पर्वत खड़ा हो, और इस पर्वत की चोटी पर खड़ा चरवाहा बालक अपने पिकोलो पर धीरे धीरे फूंक मार रहा था। उसके हरे वस्त्र हवा में लहरा रहे थे, मानो वह किसी देवता का रूप धारण कर रहा हो। फिलहाल चरवाहा लड़का अपनी वर्तमान स्थिति में था, बहुत ऊपर, सबसे ऊपर, सब कुछ पर नजर रखते हुए। ताया दिव्यनगर के नगर प्रमुख ने हाथ में तलवार लिए चरवाहे लड़के की ओर देखा। उन्होंने धीरे से आह भरी। कांग्यान, बैकअप योजना सक्रिय करो। नगर स्वामी की आवाज कैंग्यान के कानों में पड़ी, जिससे कैंग्यान कांप उठी। नगर स्वामी, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, समय नहीं है। जैसे ही नगर स्वामी ने यह कहा, उसका शरीर सीधे बाहर की ओर उड़ गया। वह अकेले ही चरवाहे लड़के की ओर उड़ गया। शहर के स्वामी लोग बेहद घबरा गए। कांग्यान तो डर के मारे कांपने ही वाला था। नगर प्रमुख क्या कर रहे थे? वे तो जनता की रीढ़ थे। अगर इस समय नगर प्रमुख का देहांत हो गया तो इसके परिणाम भयावह होंगे, लेकिन इस समय उसे कोई रोक नहीं सकता था। नगर स्वामी धुएं के एक गुबार की तरह चरवाहे लड़के के सामने प्रकट हुआ। अब वह उससे मात्र 1000 फीट की दूरी पर था। चरवाहे लड़के ने अधेड़ उम्र के विद्वान की ओर देखा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। अध्याय 349। मैं अपने हक से बच नहीं सकता। तेज हवाएं गरज रही थीं और ताया दिव्य शहर के नगर स्वामी ने विशाल निर्जन आकाश के ऊपर तैरते हुए दूर से चरवाहे लड़के को देखा। नगर स्वामी दिव्य कछुए के नथुनों के बगल में स्थित था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो नथुने 2 विशाल ज्वालामुखी के छिद्र हों, जिनसे गर्म हवा निकल रही हो। अधेड़ उम्र के विद्वान ने आह भरी। उन्होंने अपने जीवन का 90% हिस्सा दिव्य वन में बिताया था, फिर भी उन्हें दिव्य वन में ऐसे भयानक दैत्य के अस्तित्व का जरा भी पता नहीं था। ये वाकई दुखद था। हे मनुष्य, लगता है तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। चरवाहा बालक दिव्य कछुए के सिर से उठा, हाथ में पिकोलो लिए हुए अधेड़ उम्र के विद्वान को देखकर मुस्कुराया। आप वाकई कमाल के हैं। लॉन्गुई ट्रू स्पिरिट के दबाव में भी आप शांत बने हुए हैं। आपकी साधना के स्तर को देखते हुए यह अत्यंत दुर्लभ है। इस समय अधेड़ उम्र के विद्वान ने अपनी तलवार पकड़ रखी थी और तूफानी हवाओं में उनके कपड़े हिंसक रूप से फड़फड़ाने लगे थे। लॉन्गुई ट्रू स्पिरिट। अधेड़ उम्र के विद्वान ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं समझ गया। जब मैंने दिव्य वन्यभूमि की यात्रा की तो मैंने लोगों को आदिम आत्माओं का जिक्र करते हुए सुना था। आदिम प्रजातियों में प्राचीन दिव्य प्राणी के रक्त का अंश तो होता है, लेकिन वह अत्यंत विरल होता है, इसलिए इसे केवल एक प्रजाति के रूप में ही जाना जाता है। आदिम आत्माओं की बात करें तो उन्हें विरासत में मिला रक्त आदिम प्रजातियों के रक्त से कहीं अधिक प्रबल होता है। वे प्राचीन पवित्र या दिव्य प्राणियों का रूप भी धारण कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें सच्ची आत्माएं कहा जाता है। लॉन्गुई की सच्ची आत्मा लॉन्गुई की वंशज होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। पौराणिक लॉन्गुई एक दिव्य प्राणी था। उसका सिर अजगर का और शरीर कछुए का था, और वह सच्चे अजगर के 9 पुत्रों में से एक था। लॉन्गुई का शरीर विशाल था और उसकी ताकत असीमित थी। वह एक तारे को भी उठा सकता था। बुरा नहीं है, हालांकि तुम इस दूरदराज के इलाके में पैदा हुए हो, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में कोई कमी नहीं है। चरवाहा लड़का अब भी मुस्कुरा रहा था। तुम इंसान नहीं हो? अधेड़ उम्र के विद्वान ने चरवाहे लड़के की ओर देखते हुए पूछा। उन्हें हमेशा से ऐसा ही संदेह था। चरवाहे लड़के ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं वीरान जाति में पैदा हुआ हूँ। मेरा रूप रंग भले ही मनुष्य जैसा दिखता हो, लेकिन अंतर केवल वीरान जानवरों से संवाद करने की हमारी क्षमता में है। वीरान जाति, वीरान जानवरों से संवाद करने में सक्षम। शहर की दीवारों के ऊपर मौजूद कई योद्धाओं ने ऐसी किसी जाति के बारे में कभी सुना ही नहीं था, लेकिन अधेड़ उम्र के विद्वान को यह बात पता थी। ये दुनिया केवल मानव जाति तक ही सीमित नहीं थी, इसमें अन्य जातियां भी थीं।
और उन जातियों में से कुछ ऐसी भी थी जिनकी संख्या मनुष्यों से कहीं अधिक थी। निराश जाति, मैं समझ गया। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप मेरे ताया दिव्य साम्राज्य का विनाश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे कुछ करना है। चरवाहे लड़के ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं सचमुच ताया को नष्ट नहीं करना चाहता, लेकिन दुर्भाग्य से दिव्य वन्यभूमि के आसपास के कुछ देश मुझे वह करने से रोक रहे हैं जो मैं करना चाहता हूँ। इसलिए मेरे पास केवल उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। जब चरवाहे लड़के ने मामले को कम करके आंकने वाले शब्द कहे तो दिव्य नगरी की दीवारों पर बसे लोगों के दिल दहला गए। क्या तुम कुछ करने के लिए कुछ देशों को नष्ट करना चाहते हो? ये तो सबको पता होना चाहिए था कि दिव्य निर्जन क्षेत्र के चारों ओर फैले देशों में खरबों जीव रहते हैं। वह महज कुछ सरल शब्दों से उन सबको मारना चाहता था। क्या तुम सिर्फ एक काम करने के लिए खरबों जिंदगियां नष्ट करना चाहते हो? अधेड़ उम्र के विद्वान की आवाज भारी हो गई और उन्होंने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। तो क्या हुआ? चरवाहे लड़के ने अपने पिकोलों पर हाथ फेरा। सभी प्रकार के प्राकृतिक जीव जंतु मनुष्यों के अस्तित्व को सहारा देते हैं, फिर भी मनुष्यों ने कभी भी प्रकृति के प्रति ऐसा आभार व्यक्त नहीं किया। मनुष्यों ने प्रकृति के उपहार तो स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन वे हमेशा अपने स्वार्थों को ही महत्व देते हैं। आपने प्रकृति से बिना किसी रोक टोक के दोहन किया है और अपनी खरबों आबादी के साथ आपने इससे भी कहीं अधिक दोहन किया है। क्या जीवित रहने के लिए आप हर पल और हर सेकंड जीवित प्राणियों को नहीं मार रहे हैं? और आप जितने प्राणियों को मार रहे हैं उनकी संख्या मनुष्यों की संख्या से कहीं अधिक है। ये संसार निर्दयी है, ये हर प्राणी को नीच समझता है। किसी शक्तिशाली शक्ति के सामने मनुष्य सुअरों और कुत्तों से कम नहीं है। आप अपनी शक्ति के बल पर अन्य प्राणियों को मार सकते हैं। यदि अन्य प्राणी आपको मार डालते हैं तो यह उनकी अधिक शक्ति के कारण है। इसे दिव्य मार्ग का अभिनंदन कहा जा सकता है, यानी योग्यतम की उत्तरजीविता। अब फ्यूचर एड्स, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी दुनियाएं भी ढह सकती हैं। निर्माण, अस्तित्व और फिर विनाश, ये सब स्वर्गीय मार्ग का ही एक हिस्सा है। जब चरवाहे लड़के ने ये सब बातें इतनी स्पष्ट रूप से कही तो अधेड़ उम्र के विद्वान को एक सिहरन सी महसूस हुई। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, फिर भी उसे मानना पड़ा कि चरवाहे लड़के की बातें तर्कसंगत थीं। उनके सामने एक उच्चतर दिव्य मार्ग है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर वह 1 खरब जिंदगियों को नष्ट कर दे? जब 2 तारे टकराते हैं तो वह भी 1 खरब जिंदगियों को मार डालता है। लेकिन कौन कहेगा कि सितारे क्रूर थे? अगर ऐसा है तो फिर हमारे पास बातचीत करने के लिए कुछ नहीं बचा है। अधेड़ उम्र के विद्वान ने एक लंबी आह भरी। जो नष्ट होना चाहिए वह अंततः नष्ट हो जाएगा। चरवाहे लड़के ने धीमी आवाज में कहा, यदि तुम और तुम्हारे जैसे लोग इस जगह को छोड़ दोगे तो शायद तुम बच जाओगे। मैं तुम्हारी सराहना करता हूं और तुम्हें यहाँ मरने के लिए नहीं लिखा गया है। मेरे लिए यहाँ से जाना नामुमकिन है। जो मेरा है उससे मैं बच नहीं सकता। अधेड़ उम्र के विद्वान ने अपनी तलवार म्यान से निकाली। 4 फुट लंबी तलवार की ठंडी किरणें मानो सूरज की रोशनी को भी जमा रही थीं। दिव्य नगरी की दीवारों पर 7 स्टार पैगोडा के स्वामी ने भी अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से एक भला निकालते हुए एक लंबी आह भरी। आगामी युद्ध की कठिनाई का हर कोई अंदाजा लगा सकता था। यह मृत्यु का युद्ध था। यह नियति थी कि उनमें से कई लोग यहीं मरेंगे। यीयुन, मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। जिस क्षण तलवारें खींची गईं और धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई गई, उसी समय कैंग ज्ञान का युवांशी संचार यीयुन के कानों में प्रवेश कर गया। क्या? यीयुन चौंक गया और इसी क्षण कांग ज्ञान ने यीयुन का कंधा पकड़ लिया था। केवल यीयुन ही नहीं, याओ दाओ, यान कियान, युनलोंग दिव्य राज्य के बाई, फैंगलिन, कियानशुई और उनके साथी भी उन्हें ले जाने के लिए कानून प्रवर्तकों और वरिष्ठों को तैयार रखे हुए थे। हम लड़ नहीं रहे हैं। फैटी कियानशुई बोलते समय कांप रहा था। उसकी आवाज साफ तौर पर लड़खड़ा रही थी। आखिर वह जवान था, भला उसने ऐसा दृश्य कैसे देखा होगा? शेपर्ड बॉय और विशालकाय लॉन्ग बुई के सामने फैटी का ये कहना झूठ होगा कि उसे डर नहीं लग रहा था। इस स्तर की शक्ति उसे पलक झपकते ही राख में बदल सकती थी। फैटी अब दुविधा में था। एक और तो वह ताया दिव्य नगरी में रुकना नहीं चाहता था। अगर वह आसानी से भाग सके तो यही सबसे अच्छा होगा, लेकिन खतरे के सामने भाग जाना उसे बेहद शर्मनाक लगा। आखिर शहर की रक्षा के लिए अभी भी बहुत सारे लोग बचे थे। इस युद्ध में भाग लेकर तुम स्वयं को मृत्यु के मुंह में धकेल रहे हो। ये पूरी तरह व्यर्थ है। नगर प्रमुख ने मुझे पहले ही निर्देश दिया था कि यदि ताया दिव्य नगर को सुरक्षित नहीं किया जा सका तो तुम सबको यहाँ से बाहर भेज दिया जाए। चाहे वह कोई भी गुट हो, उनकी आने वाली पीढ़ियां ही उनका भविष्य थीं। उन्हें व्यर्थ में बलिदान नहीं किया जा सकता था। यदि उनके देश ध्वस्त हो जाते हैं तो भी भविष्य में जब युवा पीढ़ी बड़ी हो जाएगी तब उनके देशों के पुनर्निर्माण का मौका मिल सकता है। यीयुन, बाय और फैंगलिन चुप थे। हर कोई अपनी सहज प्रवृत्ति और अति अहंकार के बीच संतुलन बनाए रखता था। वे खतरे के सामने भागना नहीं चाहते थे, लेकिन वे ये भी जानते थे कि पीछे रहकर मरना व्यर्थ था। केवल फैटी कियानशुई ही निडर प्रतीत हो रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, हम योद्धा हैं। हम अपने वरिष्ठों को यहाँ लड़ने के लिए छोड़कर कैसे जा सकते हैं? फैटी कियानशुई के उपदेशों और प्रभावशाली भाषणों पर कैंग ज्ञान ने नाराजगी से अपनी आंखें घुमाईं। वह अपनी उम्र के हिसाब से समझदार था, तो वह ये कैसे नहीं देख पाया कि फैटी का चेहरा पहले डर से पीला पड़ गया था। फिर तुम यहीं रुक सकते हो जबकि बाकी लोग चले जाएंगे। कैंग ज्ञान उस डरपोक मोटे आदमी से फालतू बातें करने की जहमत नहीं उठाना चाहती थी। इस समय बहुत महत्वपूर्ण था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कुलीन लोग कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। फैटी कियानशुई तुरंत चुप हो गया। उसका मुंह खुला रह गया, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। यीयुन का चेहरा गंभीर हो गया। इस समय वह कियानशुई का मजाक उड़ाने के मूड में नहीं था। उसने चिंता से कहा, वरिष्ठ कांग ज्ञान, हमें भागने देने के लिए क्या आप सब तैयार हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। पुई पुई पुई। कांग ज्ञान ने यीयुन के भाषण को बीच में ही रोक दिया। कितनी गंदी जबान है। अगर कोई जी सकता है तो भला कौन मरना चाहेगा? इन सभी वर्षों में ताया दिव्य नगरी ने बड़ी संख्या में अवशेष और रणनीतिक भंडार जमा कर लिए हैं। तलवार और कृपाण की समाधियों की विशाल श्रृंखला के साथ यह अभी भी कुछ समय तक रक्षा कर सकती है। हम ऋषि और मानव सरदार पीछे नहीं हट सकते। ताया दिव्य नगरी एक गढ़ है जो राक्षसी सेना को रोके रखती है। यदि यह नगरी गिर जाती है तो राक्षसी सेना ताया दिव्य राज्य में प्रवेश कर जाएगी। फिर सेना को रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह सीधे आगे बढ़ती रहेगी।
यद्यपि मैं भी भागना चाहता हूँ, पर मैंने पहले ही लंबा जीवन जी लिया है, इसलिए मुझे अभी भी अपना सम्मान बनाए रखना है। दिव्य राज्य ने मुझे ऋषि लोक तक पहुंचने का अवसर दिया है, इसलिए अपने शेष कुछ वर्षों के जीवन से उन्हें ऋण देना मेरे लिए कोई हानि नहीं है। हालांकि आप सभी अलग हैं, आपका जीवित रहना दिव्य राज्य के लिए सबसे अधिक मूल्यवान है। जब कांग्यान ने यह कहा तो वह अचानक जोर से हंस पड़ा। तारांकन 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 तारांकन, जो तुम्हारा है वो हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, जो तुम्हारा नहीं है वो कभी तुम्हारा नहीं होगा, चाहे तुम उसके लिए कितनी भी कोशिश कर लो। और वैसे भी शायद मैं मरूंगा भी नहीं। जैसे जैसे कांग्यान बोलता गया उसे लगा कि उसके शब्द किसी वसीयत की तरह लग रहे हैं। उसने अपना मुंह पीटते हुए कहा, धत्तेरे की, मेरे शब्द और भी बेतुके क्यों होते जा रहे हैं? नगर स्वामी की योजना का पालन करके शायद हम बच भी जाएं। अब तुम सब जल्दी से निकल जाओ। जैसे ही कांग्यान ने यह कहा, वह और युनलॉन डिवाइन किंगडम के एक अन्य युवा साधकों को विदा करने की तैयारी करने लगे। अब पाखंड करने का समय बिल्कुल नहीं था। हालांकि दिव्य नगरी के पास एक विशाल सुरक्षा घेरा था, लेकिन कौन जानता था कि क्या यह विशाल घेरा लॉन बुई ट्रू स्पिरिट के हमले का सामना कर पाएगा। पीछे रहने से ताया दिव्य नगर के नगर प्रमुख और 7 सितारा पैगोडा के स्वामी का ध्यान भी भटक सकता है। अगर उन्हें उनकी रक्षा करने में समय लगाना पड़ा तो यह व्यर्थ होगा। केंद्रीय दिव्य टावर की पहली मंजिल पर एक छोटी दूरी की टेलीपोर्टेशन व्यवस्था तैयार की गई है। आपको भेजे जाने के बाद वहां एक हवाई यान आपका इंतजार कर रहा होगा। ये युन, बाय और अन्य अभिजात वर्ग के अलावा ताया दिव्य नगर के अन्य साधकों को भी निकालने की व्यवस्था की गई थी। वेन्यू और अन्य प्रथम वर्ष के साधकों जैसे 95% से अधिक लोगों को 1 महीने पहले ही निकाला जा चुका था। मूल रूप से ये युन, बाय और अन्य कुलीनों को इस उम्मीद में पीछे छोड़ दिया गया था कि वे जानवरों के झुंड के दृश्य को देखकर कुछ अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि घटनाक्रम चारों प्रमुख गुटों के ऋषियों की मूल अपेक्षाओं से कहीं अधिक अप्रत्याशित था। अब पशु समूह में प्रशिक्षण प्राप्त करना असंभव माना जाता था। जैसे ही पीछे छूटे हुए साधक टेलीपोर्टेशन सरणी की ओर बढ़ने लगे, वह ठीक उनके सामने आ गई। लुओहुआर अपनी दासी डोंगर के साथ भीड़ में चुपके से घुस गई ताकि सिर झुकाकर टेलीपोर्टेशन सरणी से होकर निकल सके। और जैसे ही वह टेलीपोर्टेशन एरे के सामने से गुजरी, उसे अचानक एक सूखी खांसी सुनाई दी। मिस लुओ, कृपया थोड़ा रुकिए। लुओहुआर डर के मारे उछल पड़ी और पीछे मुड़कर देखा तो कैंग्यान उस पर मुस्कुरा रही थी। क्या? लुओहुआ को लगा कि उस बूढ़े आदमी की मुस्कान में कुछ भयावहता है। क्षमा करें, नगर प्रमुख ने विशेष रूप से निर्देश दिया है कि सुश्री लुओ को शहर छोड़कर नहीं जाना है। क्यों? लुओहुआ अवाक रह गई। क्या उसके अलावा सब लोग जा सकते थे? कैंग्यान भी बेबस थी। अगर यह आखिरी उपाय न होता तो क्या ऋषियों का एक समूह एक युवती के लिए इतनी मुश्किल खड़ी करता? सुश्री लुओ, मुझे भी ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस बारे में सुश्री लुओ, आपके पास अपने परिवार से मदद मांगने का कोई तरीका तो होना ही चाहिए, है ना? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अध्याय 350 प्रस्थान। कैंग्यान को पूरा यकीन था कि लुओहुआर एक प्रतिष्ठित परिवार से आती है और लुओहुआर अपने परिवार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रतीत होती थी। इन परिस्थितियों में यह असंभव था कि लुओहुआर का परिवार उसे पूरी तरह से असुरक्षित छोड़कर अकेले ताया दिव्य शहर जाने देता। संभवतः लुओहुआ के पास अपनी जान बचाने का कोई तरीका था। यदि यह जीवनरक्षक तरीका चरवाहे लड़के के तरीके के बराबर नहीं था, तो सामान्य परिस्थितियों में लुओहुआ ने कुछ महीने पहले ही अपने परिवार को गुप्त रूप से सूचित कर सुरक्षा की गुहार लगा दी होती। अब ताया दिव्य साम्राज्य एक डूबते हुए व्यक्ति की तरह था। उसे बचाने के लिए लटकती हुई घास की किसी भी तिनके को वह पकड़ लेता। हालांकि ताया दिव्य शहर को बचाने के लिए लुओहुआर पर भरोसा करने की संभावना बेहद कम थी, फिर भी यह कोई उम्मीद न होने से बेहतर था। जियांगे जैसे ताया दिव्य नगर ऋषि के लिए लुओहुआर जैसी युवती के साथ इस मुद्दे को उठाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि वे ऐसा करने के लिए अपना चेहरा दांव पर नहीं लगा सकते थे। इसलिए यह जिम्मेदारी पूरी तरह से कांग्यान को सौंपी गई, जो बेहद सहनशील थे। पारिवारिक वंश? कौन सा पारिवारिक वंश? लुओहुआ ने अपनी आंखें घुमाई, मानो उसे इसके बारे में कोई जानकारी ही न हो। ये यून भी रुक गया। उसने पीछे मुड़कर लुओहुआर और कांग्यान को देखा। कांग्यान को साफ तौर पर उम्मीद थी कि लुओहुआर अनजान होने का नाटक करेगी। उसने सूखी खांसी की और हाथ मलते हुए कहा, सुश्री लुओ, इस मुश्किल घड़ी में इस बूढ़े आदमी से मजाक मत कीजिए। हम ताया दिव्य नगर के अनगिनत निवासियों की जिंदगियां दांव पर लगा रहे हैं। अगर हमारे पास कोई और विकल्प होता तो ये बूढ़ा आदमी इस तरह मुंह बनाकर आपसे इस बारे में बात नहीं करता। जीवन अनमोल है। हम बूढ़े लोगों के पास जीने के लिए ज्यादा साल नहीं बचे हैं, इसलिए अगर हम अपनी जान गंवा देते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारे पीछे अरबों नागरिक हैं। उनमें नवविवाहित जोड़े, नवजात शिशु शामिल हैं। मुझे नहीं लगता कि आप इन नागरिकों को दरिंदों के झुंड में मरते देखना चाहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये कितनी बड़ी मानवीय त्रासदी होगी। कैंग्यान ने गंभीरता से कहा। छुपकर बातें सुन रही यियुन ने यह स्वीकार किए बिना नहीं रह सकी कि कांग्यान बोलने में बहुत माहिर थी। अगर लुओहुआर अब मुंह मोड़कर चली जाती तो वह निर्दयी कहलाती। इसके अलावा ताया डिवाइन सिटी के टेलीपोर्टेशन एरे को सक्रिय करने के लिए 2 कानून प्रवर्तकों के नियंत्रण की आवश्यकता थी। यदि लुओहुआ ने कोई सहमति नहीं दी तो कैंग्यान शायद उसे जाने नहीं देगा। यदि लुओहुआर को जबरन ताया दिव्य शहर में छोड़ दिया जाता है तो संभवतः उसका परिवार इस पर आंखें मूंद नहीं लेगा। लुओहुआर भी यह बात अच्छी तरह समझ गई थी। उसने अपने होंठ दबाते हुए कहा, वरिष्ठ कांग्यान, ऐसा नहीं है कि मैं आप सबकी मदद नहीं करना चाहती, बल्कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। आपका अनुमान सही है, मैं वाकई एक बहुत बड़े गुट से आती हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई विशेषज्ञ मेरी रक्षा के लिए आसपास मौजूद है तो आप गलत हैं। आपको क्या लगता है कि मेरे इतने बड़े गुट के इतिहास को देखते हुए मैं ताया दिव्य साम्राज्य जैसी जगह पर क्यों आऊंगी? लुओहुआ ने सवालिया अंदाज में जवाब दिया। यियुन चौंक गया क्योंकि वह भी इस बात को लेकर उत्सुक था। दरअसल मैं यहाँ शरणार्थी के रूप में हूँ। मेरा परिवार एक युद्ध के दौर से गुजर रहा है और उसकी स्थिति नाजुक है। परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों से मेरे परिवार के बच्चों को परिवार के विनाश और हमारी वंश परंपरा के अंत को रोकने के लिए दुनिया भर में फैली उसकी शाखाओं में भेजा जा रहा है। ताया दिव्य राज्य की बात करें तो वहाँ हमारे परिवार की एक शाखा है, इसीलिए मुझे यहाँ भेजा गया है।
अगर हमारा परिवार अपने चरम पर होता तो प्रशिक्षण के लिए बाहर जाते समय शायद मेरे साथ विशेषज्ञ सुरक्षाकर्मी होते। लेकिन अब भला कोई सुरक्षाकर्मी कैसे मिल सकता है? ताया दिव्य राज्य में स्थित गुप्त परिवार शाखा की बात करें तो वे खुद को प्रकट करने को तैयार भी हों तो भी ऐसे राक्षसों के झुंड के सामने शायद बेबस होंगे। जब कांग्यान ने लुओहुआर की सारी बातें सुनी तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। 30 सेकंड से अधिक समय बीतने के बाद कांग्यान ने एक लंबी आह भरी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बूढ़ा हो गया हो। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो स्वर्ग सचमुच मेरी ताया को नष्ट करना चाहता है। कांग्यान ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसे लुओहुआ से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, फिर भी जब उसे यह एहसास हुआ कि लुओहुआ उसकी मदद नहीं कर सकती तो उसका दिल बैठ गया। यदि ताया दिव्य नगर नष्ट हो जाता तो कांग्यान ये सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था कि ताया दिव्य साम्राज्य का क्या होगा। क्या भव्य राजसी राजधानी और चहल पहल वाले राजकीय शहर निर्जन होकर अंततः दिव्य वन्य भूमि का हिस्सा बन जाएंगे? ये सोचकर कांग्यान का दिल और भी ज्यादा बैठ गया। चले जाओ। कांग्यान ने हाथ हिलाकर लुओहुआर के जाने में बाधा डालना बंद कर दिया। लुओहुआ ने अपने होंठ दबाए और अजीब तरह से उसे अफसोस हुआ। हालांकि इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं था, फिर भी वह खुद को इसके लिए जिम्मेदार महसूस कर रही थी। कुछ देर सोचने के बाद लुओहुआ ने अपना मन बना लिया। उसने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से एक जेड स्क्रॉल निकाला और उसे कांग्यान के हाथों में रख दिया। वरिष्ठ कांग्यान, यह मुझे मेरे पिता ने दिया था। ये खतरे के समय मेरी रक्षा करने वाला एक प्रतीक है, शायद आप इसका उपयोग कर सकें। मैं जा रहा हूं और अब जब ताया दिव्य साम्राज्य खतरे में है तो संभवतः मेरे परिवार की शाखा मुझे अपने साथ ले जाएगी। लुओहुआ का परिवार मूल रूप से ताया दिव्य साम्राज्य में एक अस्थायी अतिथि था। यह एक प्रवासी पक्षी की तरह था जो एक पेड़ पर आकर बैठ गया था। अब पेड़ के गिरने से प्रवासी पक्षी के लिए पेड़ को संभालना असंभव हो गया था, वह बस उड़ जाएगा। जैसे ही टेलीपोर्टेशन एरे चमका, ये उनका दिल भारी हो गया जब वह वहां से जा रहा था। उन्हें नहीं पता था कि ताया दिव्य नगर का क्या होगा। कांग्यान, जियांगे और नगर स्वामी, उनके पीछे रह जाने का क्या अंजाम होगा। जहां तक यियुन की बात है, हालांकि वह ताया दिव्य साम्राज्य में लौट रहा था, लेकिन ताया दिव्य शहर के पतन के बाद वह कहां सुरक्षित रहेगा। यियुन को अच्छी तरह पता था कि उसकी वर्तमान शक्ति एक विशाल ज्वार की लहर में एक छोटे से बुलबुले के समान थी जो कई देशों में तबाही मचा रही महाशक्तियों की सेना थी। वह न केवल असहाय था बल्कि किसी भी समय नष्ट हो सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। यियुन और लुओहुआ एक साथ टेलीपोर्टेशन सरणी से गुजरे। दूसरे छोर पर पहले से ही एक हवाई जहाज खड़ा था। कई युवा अभिजात वर्ग के लोग बहुत पहले ही हवाई जहाज में सवार हो चुके थे और ताया दिव्य साम्राज्य में वापस जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यियुन ने यान केयान, याओदाओ और कंपनी को देखा। किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। वातावरण अत्यंत गंभीर था। एक कोने में लुओहुआ स्तब्ध बैठी थी। वह विचारों में डूबी हुई प्रतीत हो रही थी। लुओहुआ के पास बैठकर यियुन ने हल्की आह भरी। एयरशिप को चालू किया गया और जैसे ही वह उड़ने लगी, वह शांत हवा में कांपने लगी। एयरशिप के हर कंपन के साथ लुओहुआ का शरीर भी हिल रहा था। यियुन, तुम्हें क्या लगता है, युद्ध क्यों होता है? उड़ान के दौरान लुओहुआ ने अचानक धीमी आवाज में पूछा। वह खिड़की से बाहर दिव्य वन को स्तब्ध भाव से देख रही थी। अगर युद्ध न होता तो वह अपने परिवार को छोड़कर न जाती, और अगर युद्ध न होता तो जाने भी न जाती। यियुन कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, मनुष्यों का आपस में लड़ना जानवरों द्वारा भोजन के लिए एक दूसरे का शिकार करने जैसा है। ये हमेशा से इतना ही दुखद रहेगा। शायद सच्ची शांति कभी अस्तित्व में न आए। इसका कारण यह है कि इस संसार में जीवन के अस्तित्व के लिए निरंतर भोजन की तलाश करना आवश्यक है। निरंतर हत्या के बिना जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। ये स्वर्ग के नियम हैं। या तो हम शिकारी बनेंगे या शिकार। इस चक्र से बचने का कोई रास्ता नहीं है। मृत्यु के बाद भी हमारे शव भोजन या पोषक तत्व बन सकते हैं जिससे ये चक्र चलता रहेगा। शायद यही जीवन की पहचान है। यियुन ने आह भरी, लेकिन जब लुओहुआ ने ये सुना तो वह थोड़ी चौंक गई। उसने ये बात यूं ही कह दी थी मानो खुद से कह रही हो, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यियुन उसे ऐसा जवाब देगी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यियुन जैसा 14 साल का लड़का ऐसी बातें कह सकता है। यह कोई गंभीर बात नहीं थी। यियुन ने कंधे उचकाते हुए कहा, इसके बजाय अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपना जीवन कैसे जारी रखेंगे। जीना जारी रखूंगी, लुओहुआ ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। मुझे जाना चाहिए। असल में मैं अपने परिवार से बात कर सकती हूँ ताकि वे तुम्हें भी साथ ले आएं। लुओहुआ का ताया दिव्य शहर में मंदबुद्धि डोंगे के अलावा कोई दोस्त नहीं था। यियुन मूल रूप से एक ऐसा व्यक्ति था जिसे लुओहुआ बहुत परेशान करती थी, लेकिन अब जब जीवन और मृत्यु का सवाल है तो लुओहुआ को वह परेशान करने वाला नहीं लगता। जाना, यियुन चौंक गया। उस क्षण उसे कुछ हद तक जाने का मन हुआ। अगर वह लुओहुआ के साथ ताया दिव्य साम्राज्य छोड़ सकता तो वह स्वाभाविक रूप से सुरक्षित होता। हालांकि एक बार जब वह ताया दिव्य साम्राज्य छोड़ देगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि वह कब वापस लौटेगा। कांग्यान और नगर प्रमुख द्वारा उसे कही गई बातों के बारे में सोचते ही यियुन को लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए ऐसा करना असंभव है। वह अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों को ताया दिव्य साम्राज्य द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों के कारण ही पूरा कर सका। वह पहले ही यह बात स्वीकार कर चुका था कि उसके पास दिव्य राज्य में वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि यदि वह अकेले ही भाग जाता जबकि लोग पीछे रहकर अपनी जान जोखिम में डालते तो वह एक कृतघ्न बच्चा कहलाता। इसके अलावा यियुन की बड़ी बहन जियांग शियाओरू अभी भी दिव्य राजधानी शहर में थी। वहां जोऊ शियाओ के आंटी वांग और वे सभी लोग भी थे जिनसे उसके घनिष्ठ संबंध थे। यियुन के लिए उन्हें अकेला छोड़ना और उन्हें राक्षसों के झुंड में मरने के लिए छोड़ देना असंभव था। ताया दिव्य साम्राज्य में लौटने का मतलब था कि हालात को पलटने का मौका था। आखिर इतने सारे लोग इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे तो वह भागने का विकल्प कैसे चुन सकता था। नहीं, मैं यहीं रुकूंगी। यियुन ने अंततः इस आकर्षक प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लुओहुआ ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि उसके परिवार की शाखा के लोग निश्चित रूप से इस बात से अवगत थे कि चरवाहे लड़के द्वारा बुलाई गई राक्षसों की टोली उनके पहले के अनुमान से कहीं अधिक भयावह थी। इन परिस्थितियों में संभवतः उसके परिवार की शाखा उसे वापस लाने के लिए किसी को भेजेगी।
वह विमान पूर्ण शांति से भरे दिव्य वन्य क्षेत्र से होकर गुजरा। वह ताया दिव्य साम्राज्य के क्षेत्रों की ओर उड़ान भर रहा था। जब यह उड़ रहा था तो ये लगातार कई बड़े पैमाने पर टेलीपोर्टेशन सिस्टम से गुजर रहा था। एक के बाद एक हलचल भरे शहर इस हवाई यान द्वारा पीछे छूटते चले गए। ये यून को पता था कि एक बार राक्षसों का झुंड आ जाए तो ये सभी शहर खंडहर में बदल जाएंगे, और इन शहरों के निवासियों के पास पीछे हटने की कोई उम्मीद नहीं थी। शहर के टेलीपोर्टेशन सिस्टम के जरिए लाखों नागरिकों को भेजने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता थी जो उनके पास नहीं थी। हम कहाँ जा रहे हैं? एक व्यक्ति ने अनजाने में ही पूछ लिया जब एक पुलिसकर्मी वहां से गुजरा। दिव्य राजधानी शहर, कानून प्रवर्तक ने उत्तर दिया। दिव्य राजधानी? हम दिव्य राजधानी क्यों जा रहे हैं? लोगों ने पहले सोचा था कि वे शाही शहर की ओर जाएंगे। ताया दिव्य राज्य में, ताया दिव्य शहर के अलावा शाही शहर की रक्षा व्यवस्था सबसे मजबूत थी। पुलिस अधिकारी ने कहा, दिव्य राजधानी बादल वन्य क्षेत्र के सबसे निकट स्थित सबसे बड़ा शहर है। यदि ताया दिव्य नगरी का पतन होता है तो शाही नगरी का भी स्वाभाविक रूप से पतन हो जाएगा। उस समय हमारे पास आप सभी को बादल वन्य क्षेत्र में किसी बंजर भूमि में छिपने के लिए भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। दिव्य वन्य क्षेत्र की तुलना में बादल वन्य क्षेत्र कहीं अधिक सुरक्षित है। बादलों के निर्जन जंगल में पलायन करें। ये यून को गहरा सदमा लगा। शायद यही आखिरी उपाय था। हालांकि जब हर जगह जानवरों के झुंड फूट रहे थे और क्लाउड वाइल्डनेस उन निर्जन जानवरों के जमावड़े स्थलों में से एक था, तो क्या ये वास्तव में ज्यादा सुरक्षित था? इसके बावजूद अगर वह दिव्य राजधानी लौटता है तो कम से कम वह अपनी बड़ी बहन जियांग शियाओरू को एक बार फिर देख सकेगा। आखिरकार उसकी जागीर दिव्य राजधानी शहर में ही स्थित थी। इस अराजक समय में जियांग शियाओरू से एक बार फिर मिल पाना एक सौभाग्य की बात थी।